अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और जी आज की सुबह क्या हुआ है पता चल गया होगा आपको। आपको तो कल हुआ था, रात 12 बजे के बाद कल हुआ ना? था और परसों से एक्सपेक्टेड था। तो आई हैव बीन मेंटली प्रिपेयर्ड। यू आर एन amazingly highly rich person, so you can be mentally prepared. In this country, nobody can be rich. Nobody can be rich in this country. वैसे मैं आपको ये बता दूं। तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। बड़े बड़े रिच हैं तो वो तो और अमीर होना चाह रहे हैं। रिचीज लोग हैं, नहीं होंगे ना रिच, इसीलिए तो वो और खाना चाह रहे हैं, वो तो और मारना चाह रहे हैं। हवस नहीं भरती है। बस गरीब है ना आप, फिर आप गरीब है बुनियादी तौर पे। यू आर अ भिखारी, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। और साबिक एक हजरत थे जो कहा करते थे बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो आप लोगों की कौम ही बेसिकली बुनियादी तौर पे गरीब है। आप लोगों की नहीं। हाँ आप लोग, आपने मुझे अभी रिच कह दिया। आपका हमारी नहीं, आपने मुझे रिच कह दिया। या तो आप मुझे अपने में शामिल करें या आप मुझे निकाल के साइड पे रखें। हम में और आप में फर्क तो है, बस फर्क बहुत है। अकल का, जहन का और बहुत सारी चीजों का हो सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पे बात ले गई जो है वो सिलसिले कमजोर है जरा माली हालात। भाई 290 का जब कल भरवाया है ना, 290 का जब खबर आई कल, उससे पहले मैंने भरवा कर अपने आप को चंद दिनों के लिए प्रोटेक्ट कर लिया। कुछ 30-35 लीटर की टंकी होती है, आपने 10-15 रुपए के हिसाब से पर लीटर पैसे बचा लिए। 600-700 हज़ार रुपए बचा के इंसान खुश हो जाता है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं होता। और उसके बाद फिर वही आप जाएंगे और उसके बाद अपना वॉलेट जो है वो खाली करेंगे और वॉलेट खाली होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। ऐसा ही है भाई, अजीब सी खबरें। बिल्कुल। परसों कोई डलवाने गया तो उसको पेट्रोल मिल नहीं रहा था। अच्छा, एक दिन पहले जब कीमत पता चल जाए कि भाई अब बढ़ने वाली है तो फिर कहाँ देते हैं। नहीं तो कल रात तक मिल गया, इधर उधर गलत किसी। कल तो महंगा मिल रहा था ना? नहीं सस्ता मिल रहा था। 12 बजे से पहले सस्ता मिल रहा था, 12 बजे के बाद महंगा मिला है ना। अच्छा, बस 12 बजे ही जो नोटिफिकेशन है उसका इतलाक होता है 12 बजे। तो 12 बजे से पहले मिलेगा आपको 273 पे। और पिछली दफा तो खैर वो एक दिन पहले भी नहीं मिल रहा था। वो तो मैं जहाँ गई उन्होंने कहा नहीं मैडम नहीं है, नहीं पेट्रोल नहीं है, खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया। मैंने कहा चलो अल्लाह तुम लोगों को तेल में वाफिर मिकदार मतलब दे तेल में। लेकिन हमें सऊदी अरब बनाया अल्लाह, हमें कुवैत बनाया। भुट्टो साहब के जमाने से बन रहे हैं हम तो सऊदी अरब, भुट्टो साहब के जमाने से। कोई बात नहीं, लेकिन बन जाएंगे निगरान हुकूमत में बन जाएंगे। नहीं आवाम का तेल निकलेगा तो उसी तेल से फिर पेट्रोल भरवाएंगे। गुड पॉइंट। और क्या, आवाम का निकलता है तेल। ठीक है, तो खैर तेल तो हो गए। हम कुछ 60 सेकंड न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद खबरों पर बात करते हैं। ज़रा सैर हासिल गुफ्तगू होगी। तो बड़ी अहम शख्सियात का जिक्र करना है आज हमने। पाकिस्तान का जो पाकिस्तान पर उनका बड़ा इम्पैक्ट रहा है। दोनों शख्सियात ऐसी हैं कि जिनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इम्पैक्ट रहा है और दोनों की वजह से दुनिया पाकिस्तान को जानती है। 60 सेकंड न्यूज़ के बाद बात करते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने 16 रुकनी निगरान काबीना तश्कील दे दी। जुल्फ़िकार चीमा, गौहर एजाज, शोएब सडल और सरफराज बुगटी के नाम शामिल। निगरान हुकूमत का पहला तोहफा, पेट्रोल की कीमत में 17 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर, जबकि डीज़ल की कीमत में 20 रुपये फ़ी लीटर इजाफा। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए अली मर्दान डोमकी के नाम पर इत्तफाक हो गया। आम इंतखाबात कब होंगे, इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने से गुरेज। भारत से सैलाबी रेले के 22 पाकिस्तानी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। दरियाए सतलज में गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। स्वीडन में एक बार फिर करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी करते हुए कुरान पाक का नुस्खा नजर आतिश। बांग्लादेश में जमात इस्लामी के रहनुमा दिलावर हुसैन का जेल में इंतकाल, हंगामे फूट पड़े। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जॉर्जिया के इंतखाबात में मुदाखलत के इल्ज़ाम पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। रूस में पेट्रोल पंप पर आतिशज़दगी से 27 अफराद हलाक। और मुत्तहदा अरब इमारात को सख्त गर्मी और शदीद बारिशों के लिए तैयार रहना चाहिए, माहिरीन का इंतबाह। ये थी 60 सेकंड न्यूज़। और जो सबसे ख़तरनाक न्यूज़ वो ये थी कि एक मरतबा फिर स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती हुई है। कुरान पाक का नुस्खा जो है वो नज़र आतिश किया गया है। और अजीब सी बात यह है कि इस काम के लिए जब मैं इसकी थोड़ा डिटेल पढ़ रहा था तो 1 घंटे का वक्त दिया जाता है कि 1 घंटे में आप ये काम करेंगे। उसके लिए आपको एक प्रॉपर जगह दे दी जाती है, आपने ये काम करना है। पुलिस जो है वो प्रोटेक्शन के लिए खड़ी होती है ताकि उस अमल के दौरान किसी किस्म का उस शख्स के ऊपर जो ये काम कर रहा है कोई हमला ना हो, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। और उसके बाद 1 घंटे के बाद जब वो कुरान करीम को नज़र आतिश कर चुकते हैं तो उसके बाद जो मुसलमान ज़ाहिर है वहाँ पर जमा हुए होते हैं, वो एहतजाज कर रहे होते हैं, प्ले कार्ड्स उठाए हुए होते हैं उन्होंने कि भाई ये ना करो। फिर उस
उसके बाद उन लोगों को इजाज़त दी जाती है कि अब ये लोग जिन्होंने ये जलाया है, जिन्होंने बेहुरमती की है, वो वहाँ से चले जाएं, और उसके बाद जो बाकी जो लोग वहाँ पर थे मुसलमान मुजाहिरीन, उनको कहा जाता है कि अब आप इस नुस्खे के जो बाकियात हैं जो ज़मीन पर बिखरी हुई है, इनको आप इकट्ठा कर लें। ये पूरा प्रोसेस होता है जिस पे ये मैंने जब पढ़ा इसके बारे में डिटेल, तो मैं बस ये सोच रहा था कि दुनिया किस लेवल पर आ गई है कि आप किसी की बेहुरमती करने के लिए फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो पूरी कौम उससे अफेक्टेड है उसे आप कह रहे हैं कि अब वो कि भाई मिसाल के तौर पर कोई लाश है, अब ठीक है, अब आप जाकर लाश उठा लें, हमने बेहुरमती कर ली। हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा अहमियत इस चीज़ की है जो हमारा दीन है, हमारा मज़हब है, हमारे मज़हब की जो किताब है, जो शायर हैं, और उसकी बेहुरमती खुलेआम करके और फिर लोग ये समझ रहे हैं, इंटरनेशनल जो सारी जो दुनिया है वो ये समझ रही है कि सब नॉर्मल रहेगा। हम भी तो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही लेटे हुए हैं ना, बिल्कुल ही हर चीज़ में हम बिल्कुल लेटे हुए हैं। हमने किसी चीज़ में अपना कुछ रखा ही नहीं। देखिए अगला तो आपको पुश करता रहेगा, उसको जहाँ जहाँ जैसे जैसे मिलेगा। आपने इलास्टिसिटी होती है ना, एक तरफ से अगला खींचेगा, आप थोड़ा सा इधर से छोड़ेंगे, आप उसको खींचेंगे, थोड़ा सा वो छोड़ेगा। जब आप लेट ही गए, जब आपके पास बचा ही कुछ नहीं, जब आपका कोई बंदा जाके कह ही कुछ नहीं सकता, वो जो ये होती है सफारती एक खत भिजवा दिया, मुजम्मत कर दी, भाई इस मुजम्मत का क्या फायदा हुआ आपको? आप उनसे काट दें, सफारती ताल्लुकात काट दें, आप उनसे मत बंद कर दें इधर मिशन, उनको लोगों को कहें भाई जाओ तुम लोग अपने मुल्क में वापस जाओ। अच्छा, दिस इज हाउ वी डू इट। सही, ये एक तरीका कार है। ये क्या हम ट्रेड नहीं कर रहे? ट्रेड दुबई के वाया दुबई नहीं होता। हमें नहीं पता कि भारत से ट्रेड बंद है, लेकिन भारत की चीजें यहाँ आती हैं, यहाँ की चीजें भारत जाती हैं। हमें नहीं पता कैसे होता है ये सारा गेम। तो चीजें तो बहुत सारी होती, हर चीज होती है इधर। कुछ चीजों पर कॉम्प्रोमाइज जरा देख लेना चाहिए। अगर आप इतना स्टैंड नहीं ले सकते तो फिर आप खुद को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहना छोड़ दें। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते, मैं फिलहाल तो अपनी बात कर रही हूँ, बाकी सारे मुसलमानों के तो मैंने ठेका नहीं उठाया ना यार, ठेका नहीं उठाया, हमने तो इधर उठाया हुआ बात कर रहे हैं। वो तो है ना, वो करें जो कर रहे हैं। आप अगर उनको भी नहीं कायल कर सके, उनसे ही आप कह देते कि यार सब इसके साथ इसका बॉयकॉट करते कह देते हो, नहीं मान रहे तो नहीं मान रहे, तो उनको छोड़े, आप अपना करें। देखिए आप अपना करें, आप दुनिया को मत वो दरमियान में लेके आए। अगर आपको फर्क पड़ता है तो आप डेमोन्स्ट्रेट करें कि आपको फर्क पड़ता है, अदरवाइज ये लिप सर्विस देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो आप अल्लाह को ऊपर जाके बता दीजिएगा कि यार मुझे दिल में बड़ा बुरा लगा लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे, हाथ बंधे हुए थे। ये ड्रामेबाजी फिर नहीं ना करें ना, इधर करना है तो फिर दिखाएं कि आपने करना है। आपने एक स्टैंड ले लिया भाई, एक मुल्क से आपने सफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं, हर लेवल पे हर सतह पे खत्म कर दिए हैं। जो मुसलमान वहां रहते हैं वो जाने और उनका काम जाने, वो वापस नहीं आ सकते ना है, वो उधर काम करें, उनको तो नहीं ना निकाल रहे वो। और अब ये तवातुर के साथ जो चीजें चल रही हैं, चीज हद से ज्यादा बढ़ गई है, शुरू हुआ है कि अब ये शायद रुकने का नहीं है, लेकिन हो भी सकता है कि कुछ इसके ऊपर आवाज़ें ऐसी बुलंद हो रही हों कि जिसमें कुछ कानून साजी की बात हो, क्योंकि आवाज़ें यूएन में भी उठी हैं, आवाज़ें मुख्तलिफ जगहों पर उठी हैं। तो देखते हैं कि उन आवाज़ों का होता क्या। आगे बढ़ते हैं भाई, खबरों की तरफ आए, बताएं भाई दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया से आगाज़ करें या पाकिस्तान की अहम शख्सियात से आगाज़ करें? पाकिस्तान की अहम शख्सियात से आगाज़ कर लें। ओके, पाकिस्तान कौन रोक सकता है? आपको कोई रोक सकता है? मैं रुकी हुई हूँ भाई, मैंने क्या, मैं तो वैसे ही। खैर बहरहाल, नुसरत फ़तेह अली खान साहब नाजरीन, पाकिस्तान का वो नाम, पाकिस्तान का वो नाम, पाकिस्तान की वो शख्सियत कि जो पाकिस्तान के अंदर तो मकबूलियत के उरूज पे रही ही, जैसे मतलब वो कहते हैं ना, कुछ लोगों का मुकद्दर दूर से वो चमक नजर आ जाती है। वो एक तो वो है कि एवरीथिंग दैट इज ग्लिटरिंग इज नॉट गोल्ड, लेकिन नुसरत फ़तेह अली खान साहब की आवाज़ में वो जादू था, वो तासीर थी कि वो जहाँ गाते थे, जहाँ कलाम पढ़ते थे, जहाँ लोग उनको सुनते थे, लोग उनके दीवाने हो जाते थे। उनकी जो वजह शोहरत बना था 1985 में, वो मैड फेस्टिवल था। हाँ। उसमें जब जाकर उन्होंने पहली मरतबा कव्वाली परफॉर्म की और उसके बाद लोगों ने जिस तरीके से झूमना शुरू किया, उन लोगों ने कि जिन्हें ना उर्दू ना पंजाबी, कुछ भी ईस्टर्न म्यूजिक का कोई उनको वास्ता नहीं था, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने जब इन्हें सुना तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो कुछ अलग ही मामला है। फिर उसके बाद सारी दुनिया में उन्होंने परफॉर्म किया, फैसलाबाद से ताल्लुक उनका, और फैसलाबाद से सारी दुनिया में वो छा गए, पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया। और 16 अगस्त को 1997 जी लंदन में उनका कॉर्नवॉल हॉस्पिटल में इंतकाल हुआ। और नुसरत फ़तेह अली खान साहब की जो गायकी है वो ऐसी थी कि बेसिकली वो पायनियर साबित हुए पाकिस्तान में। इनसे पहले भी बहुत से लोग गाते थे, शायद कोई बाहर बैठ के गा रहा है, कोई यहाँ, लेकिन इन्होंने जो एक एक्सपोजर पाकिस्तानी और ईस्टर्न म्यूज़िक को, ईस्टर्न शायरी को और ईस्टर्न थॉट प्रोसेस को दिया म्यूज़िक में, आर्ट में, कल्चर में,
उसके साथ उसके बाद जो फ्यूजन शुरू हुआ और जो उन लोगों की ये ख्वाहिश जागी कि भाई हम भी इस किस्म का म्यूजिक बनाएं, कव्वाली जिसको समझ कुछ म्यूजिक नहीं आता था, रॉक पॉप वाले वो कव्वाली के साथ अपने रॉक पॉप का फ्यूजन करने लग गए। नुसरत फतेह अली के कलाम का एक छोटा सा नमूना, अब आप जाइए और सुनते रहिए, बाकी तो फिर जाहिर है पूरी दुनिया में फैला ही हुआ है। ओके जी, अच्छा खबरों की तरफ आते हैं जी। क्रिकेट का वर्ल्ड कप, क्रिकेट का वर्ल्ड कप, क्रिकेट का वर्ल्ड कप, ये वर्ल्ड कप जो हमने 1992 में जीता था, हाँ, दोबारा से हो रहा है। जिसको पीसीबी ने निकाल दिया और फिर उसके बाद पीसीबी की ऐसी दुर्गत बनी सोशल मीडिया पे कि अब तौबा करते होंगे, अगली दफा कोई वीडियो बनाने से पहले 10 लोगों को वेट कराएंगे। अच्छा जी, 5 अक्टूबर से भारत में शुरू हो रहा है पीसीबी का वर्ल्ड कप, और पीसीबी का जो वर्ल्ड कप है उसके लिए शायकीन बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ऐलान कर दिया है कि वर्ल्ड कप के टिकट्स की फरोख्त का आगाज़ होगा 25 अगस्त से, और एक शेड्यूल के तहत जो है वो ये टिकट्स फ़रोख्त किए जाएंगे। और इसका आगाज़ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से होगा, तो रजिस्ट्रेशन करवा लें। 25 अगस्त को इन मैचों के टिकट फ़रोख्त किए जाएंगे जिनमें भारत नहीं खेल रहा होगा। फिर 30 अगस्त को भारत के जो इब्तदाई 2 मैच हैं उनके लिए टिकट फ़रोख्त किए जाएंगे। 31 अगस्त को भारत के अगले 3 मैचों के टिकट ख़रीदे जा सकेंगे, और 3 सितंबर को पाकिस्तान और भारत के अहमदाबाद में खेले जाने वाले मैच के टिकट मिल सकेंगे। 15 सितंबर को फिर सेमीफाइनल और फाइनल के टिकट बराए फ़रोख्त होंगे। और जिसने लेने हो वो कहाँ से ले? ऑनलाइन? ऑनलाइन, ऑनलाइन। ठीक है, आपके पास टाइम भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, अच्छा खासा टाइम है आपके पास सितंबर तक, तो मैच के टिकट भी, मैच में आमद भी, हाँ, जामद भी, वीज़ा शीज़ा हर चीज़ जो है ये आपके पास खासा टाइम है। ये बिल्कुल जो चाहे आप इंजॉय करना वो कर ले, कोई मना नहीं है, कोई मना नहीं। आप काम करें उसकी तरफ, वर्क टुवर्ड्स इट। मैं कोशिश करता हूँ इसके हवाले से। आप अगली खबर बताएं। अच्छा, मैं अगली खबर बताती हूँ। बाबर आजम, जाहिर है क्रिकेट की बात होती है तो बाबर आजम की बात होती है, बाबर आजम की बात होती है तो क्रिकेट की बात होती है, दोनों वो हैं सिनोनिम्स। अच्छा, दुनिया भर में मशहूर शख्सियात की जिंदगी के मुताल्लिक बड़ा तजस्सुस पाया जाता है, भाई शादी कब करें। जिस तरह बिलावल साहब से भी अक्सर सवाल, आधे इंटरव्यूज में तो ये सवाल लाजमी होता है कि आप शादी कब करें। हाँ। अच्छा, इसी तजस्सुस के बायस बहुत बार ऐसी खबरें भी आ जाती हैं। कोई बात नहीं, आपसे भी होता है। मैं बता देता हूँ कि हो गई है। हाँ, एक हो गई है और ओपन एंडेड जवाब फिर दे देते हैं वैसे। अच्छा, और बातें, खबरें मशहूर शख्सियात के बारे में बड़ी मशहूर भी हो जाती हैं जिनमें कोई हकीकत नहीं होती। अब गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की शादी की खबरें जो थी वो बड़ी गर्मा गर्म चल रही थी, और कहा यह जा रहा था कि वर्ल्ड कप के फौरी बाद वो शादी के बंधन में बन जाएंगे। इन खबरों की अब बाबर आजम ने बाकायदा तौर पे तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने इन तमाम खबरों को बेबुनियाद और जाली करार दिया है, और इससे कबल उनके भाई फैसल आजम जो हैं उन्होंने भी इन खबरों की को अफवाहें ही करार दिया था, लेकिन फिर भी बाबर आजम के मदाहों को तसल्ली ना हुई, इत्मीनान ना आया, तो फिर बाबर आजम हैड टू कम फॉरवर्ड, और उन्होंने आके फिर खुद से इन बातों की, इन खबरों को गलत करार दिया, अफवाह करार दिया इसको, और सारे जो रूमर्स थे, सारी रूमर मिले जो हैं वो फिलहाल बंद हो गई। ये क्या बात हुई भाई? लोग तो बड़ा एंजॉय करते हैं इस तरह की खबरों को, बस लोग कहते हैं भाई ये, इसलिए तो फैलाते भी और हैं। हाँ, और ज्यादा फैलाते हैं। ये होना चाहिए, लेकिन एंजॉय करते हैं लोग। अच्छा, क्रिकेट की एक तो खबर चलो आपने ये दे दी, बाबर आजम की शादी, ठीक है, बाबर आजम की सारी दुनिया मुतरफ है, और जब शादी होगी उनकी तो ये वही वाला हाल ना हो जिस तरीके से वो शोएब मलिक की शादी हुई थी, तो हर मीडिया उनको कवर करने के लिए उनके रूम्स में घुस गया था। अच्छा, शोएब मलिक की शादी में एक और एस्पेक्ट ये भी था कि दूसरी तरफ की पार्टी जो थी उसके भी बड़े फैन थे, सानिया मिर्जा के, और वो पाकिस्तान और इंडिया की कुछ वेडिंग का सिलसिला कुछ ज्यादा चल रहा था, तो उसका एक नेक्स्ट लेवल था। अच्छा, एक और खबर गर्दिश कर रही है जी, नसीम शाह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो बॉलिंग स्क्वाड का बड़ा अहम हिस्सा है, और आजकल श्रीलंकन प्रीमियर लीग में वो खेल रहे हैं। अब तक टूर्नामेंट के हर मैच में उन्होंने विकेट ली है, मजमूई तौर पर 10 विकेटें वो हासिल कर चुके हैं, और गुज़िश्ता दिनों वो एक मैच के दौरान ज़ख्मी हो गए, जिसकी वजह से वो अगला मैच नहीं खेल सके, और 8 एक रोज़ा मैचों में अब तक उन्होंने 23 विकेटें हासिल की हैं, और हर मुश्किल मरहले पर ये इन्होंने टीम के काम आए हैं। ये बैटिंग में भी इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया था, 2 छक्के मारे थे अफगानिस्तान की टीम को हमेशा याद रहेगा वो दिन। तो अब क्या हुआ है कि वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप से पहले नसीम शाह के जो ज़ख्मी होने की खबर आई है, तो बड़ा इसके हवाले से तशवीश हो गई है लोगों को, और इसकी अपडेट भी आ गई है। अपडेट ये है कि नसीम शाह ने भी अपना एक इंटरव्यू दिया है, और नसीम शाह ने भी अपने बारे में वजाहत दे दी। उन्होंने कहा भाई मैं वो ज़ख्मी नहीं हुआ हूँ, और एक मैच के लिए मुझे आराम करना
करना था तो वो मैंने आराम कर लिया है और अब मैं अगले मैचों में दस्तयाब होऊंगा या जो भी आगे आने वाली सीरीज के जो भी टूर्नामेंट्स है उनके लिए आई एम देयर। तो इसीलिए जख्मी नहीं हुआ हूँ मैं। जो भी लोग तशवीश में है, परेशान है, वो सुकून में, कोई मसला नहीं। बिल्कुल सही है। और ये मैंने वर्ल्ड कप की खोल ली है वेबसाइट और अपना नाम वाम लिख दिया है। आप जरा अगली खबर बताएं। मैं आज ये वर्ल्ड कप की रजिस्ट्रेशन करवा ही दूंगा और करवा मैं इस शौक से रहा हूँ कि जैसे वाकई मैं जा रहा हूँ। शौक देखें, मेरा जज्बा देखें। तो नहीं जा रहे, पता नहीं, देखते हैं ना क्या होता है। ये क्या क्या होता है। अब अल्लाह मियां ने भी कहा है कि आप कोशिश करें तो फिर मैं उसका सबब बनाऊंगा कुछ। या मेरे मालिक, मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे मौला। अच्छा, और इसी हवाले से याद आया कि मस्जिद अल हराम की एक खबर आपको दे दें। मस्जिद अल हराम में 8 साल कबल, अगर आपको याद हो, एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया हुआ था। एक क्रेन गिरने से आजमीन जो थे उनमें 110 शहादतें जो थी वो हो गई थी और 110 लोग जो थे वो अपनी बेसिकली जाँ बहक हो गए थे और 20 मिलियन रियाल जो है जुर्माना भी किया गया था जब इसमें गफलत बरती गई। किया गया है ना, अब किया गया बेसिकली। तो अब उसका फैसला एक तरह से आया है, उस पे जो भी डिलिब्रेशन चल रही थी। तो उस कंपनी को 20 मिलियन जुर्माना किया गया और उसके अलावा जो लोग हैं जो कि अफेक्टीज थे उनको भी वो कहा गया कि आप उनको भी अफेक्टीज जो हैं उनको भी कुछ पैसे अदा करें। बिल्कुल। क्रेन का केस ये चल रहा था, क्रेन केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने हरम क्रेन केस के मातहत जो अदालतें हैं उनके साबिक फैसलों को कालअदम करार देकर 2021 में केस की दोबारा समाअत शुरू कर दी थी। और जाहिर है ये बहुत पुरानी बात है तो बहुत सारे लोगों को ये शायद ना भी याद हो, तो इसलिए 2021 में इसकी दोबारा समाअत हुई थी और इससे कबल 2017 और फिर 2021 में मातहत अदालतों ने कंपनी बिन लादेन ग्रुप जो है और उनके ओहदेदारान उनको इस केस में बरी करते हुए फैसला सुना दिया था। लेकिन क्रेन गिरने में कंपनी या उसके जो आला ओहदेदारान हैं उनकी गफलत साबित नहीं हुई थी। उस वक्त ये फैसला था। बिल्कुल, उस वक्त ये फैसला था। और फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने इन अदालतों के फैसले को कलअदम करार देकर असर-ए-नौ दोबारा तहकीकात का हुक्म दिया था। फिर 2 साल सुप्रीम कोर्ट की समातों में शवाहिद, एतराफ़ी बयानात और मुख्तलिफ जो शवाहिद थे वो देकर दर्जनों माहिरीन की राय पेश की गई और पेश किए गए शवाहिद की रोशनी में अब सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद अल हराम की तोसी के दौरान क्रेन गिरने का जो जिम्मेदार कंपनी है बिन लादेन ग्रुप और उनके आला ओहदेदारान को करार दिया है। जी, पहले बिल्कुल ही रिवर्स हो गया था, ये बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया फैसला कि यही है जिम्मेदार। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने रवां बरस फरवरी में बिन लादेन ग्रुप पर 20 मिलियन रियाल जुर्माना आयद किया और आला ओहदेदारान 7 में से जो 4 हैं उनको 30,000 रियाल और 6 माह कैद की सजा जो है वो सुनाई है, जबकि दीगर को 3 को 15,000 रियाल जुर्माना और 3 माह कैद की सजा सुनाई। अच्छा, फिर इस फैसले के खिलाफ फिर अपील दायर हुई थी। ताहम अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया है और मुजरिमान इस सज़ा के खिलाफ अपील नहीं कर सकेंगे। और ये बेसिकली ये वाक़या था 11 दिसंबर 2015 का, जब ये बेसिकली तोसी मंसूबा चल रहा था, तामीराती काम वहाँ पर जारी था और एक बड़ी क्रेन गिरी थी नमाजियों पर जिसके नतीजे में 110 अफराद जो हैं वो शहीद हुए थे, 209 के करीब तकरीबन ज़ख्मी हुए थे। और ये बड़ा ये वाक़या सबको याद है। ये बिल्कुल याद है, बिल्कुल बहुत बड़ा था, बहुत दिल दुखा लोगों का। लेकिन इस केस में जिस तरह से ये चीज़ें लेकर आगे चला, कमाल है। मतलब ये अगर ये यहाँ होता तो ये स्टे हो चुका होता इस फैसले पर और ये पार्टियां सब मुल्क छोड़कर फरार हो चुकी होती और उसके बाद फिर अल्लाह जाने और अल्लाह की अदालत जाने, बस ये हम कहते हैं। वहाँ तो बहुत सारे फैसले होने। बिल्कुल। अच्छा, और एक और अफसोसनाक खबर है और वो खबर है कोक स्टूडियो में अपने सुरों का जादू जगाने वाले पाकिस्तान के मारूफ गुलकार असद अब्बास काफ़ी अरसे से वो गुर्दों की बीमारी में मुब्तला थे। दोनों गुर्दे उनके नाकारा हो चुके थे और कई बार उन्हें हफ्ते में डायलिसिस करवाना पड़ता था। मद्दाहों से, हुकूमत से वो अपीलें कर रहे थे और अब कल ख़बर ये आई है कि उनका इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और हमारे प्रोग्राम में जब वो आए थे तो उन्होंने क्या बात की थी, आइए वो देखते हैं। 7 साल पहले मुझे इतनी ट्रैवल हार्ड हो गई मेरी पूरी दुनिया में कि मुझे ब्लड प्रेशर होना शुरू हो गया। हॉस्पिटल जब लेकर गए तो डॉक्टर्स ने चेक किया, मेरे टेस्ट किए पूरी बॉडी के, तो टेस्टों के अंदर आया कि मेरे दोनों गुर्दे फेल हो चुके थे। जब दोनों गुर्दे फेल हो चुके थे तो मेरी फैमिली को एक समझ लें कि बहुत बड़ा झटका लगा। मेरा नसीब कुछ ऐसा था कि किसी का भी गुर्दा मैच नहीं हुआ सिवाय मेरे बड़े भाई ज़हीर अब्बास के। उनका गुर्दा मेरे साथ मैच हो गया। हमने इस्लामाबाद से प्राइवेट इलाज करवाया। अच्छा। तो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए 7 साल पहले प्राइवेट इलाज पे लग गए। कुछ ही अरसा गुजरा है ट्रांसप्लांट के बाद। जब घर वापस आए तो आते ही जब दोबारा से रूटीन चेकअप के लिए गया तो मेरा जो ट्रांसप्लांट किया हुआ गुर्दा था वो भी फेल हो गया। अल्लाह। अच्छा। 7 साल के उसके अंदर वो भी जब फेल हो गया तब जो कुछ भी था तो वो तो लग गया था। तब से लेकर
आज तक मैं डायलिसिस करवा रहा था। मेरा कम से कम 5-6 करोड़ रुपए का ख़र्चा हुआ था। अल्लाह जानता है अभी मेरा बहुत ही मुश्किल से गुज़र बसर चल रहा है। और मैं सत्याना गांव से आता हूँ, रेंट पे वहाँ पर भी मैंने घर लिया हुआ है, 20,000 रुपये मैंने रेंट दे रहा हूँ वहाँ पर। मेरी अपील सबसे पहले तो यही है कि मेरे पास सबसे पहले तो सेहत नहीं है, तंदुरुस्ती नहीं है, मुझे ट्रांसप्लांट की सख्त ज़रूरत है। अगर मेरी गवर्नमेंट सुन रही है हमारी, तो अगर मेरा गवर्नमेंट इलाज करवा दे, ट्रांसप्लांट करवा दे, रीट्रांसप्लांट गवर्नमेंट करवा सकती है अमेरिका से या किसी भी कंट्री से या पाकिस्तान से, तो मैं रिक्वेस्ट करूँ। असद अब्बास अपीलें करते रहे, कोशिश करते रहे, लेकिन ज़ाहिर है फिर जो किस्मत में लिखा होता है, हर एक इंसान का एक वक्त मुकर्रर है। लेकिन एक बहुत अजीब सा एक केस, क्योंकि ज़ाहिर है एक ट्रांसप्लांट हुआ, उसके बाद वो ट्रांसप्लांट ख़राब हो गया, फिर रीट्रांसप्लांट की ज़रूरत पेश आई और अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए और उनके जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र अता फरमाए। एक और ख़बर, एक बड़ी ही यूनिक चीज़ हुई है भाई, बहुत ही यूनिक चीज़ हुई है। एक तो वो मामला था कि सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में, वो जो एक्स टेस्ला, वो जो उनके जो मालिक हैं इलॉन मस्क, वो यूनिक ही काम करता है, वो यूनिक ही काम करते हैं ना दोनों। तो जो दो अमेरिका से यूनिक खबरें मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक तो मार्क जकरबर्ग के साथ उनकी जो लड़ाई है, हाँ बिल्कुल, उसके बारे में बातें आ रही थी कुछ। इटली के कोलोसियम में होगी, बड़ा तारीखी मकाम है ये, वहाँ पर वो जो ग्लैडिएटर वगैरह फाइट्स होती थी ना पहले, ये वहाँ पर होगी। और उन्होंने, इलॉन मस्क ने बताया कि इटली का दारुल हुकूमत है रोम, उसमें जो मौजूद कदीम अखाड़ा है जिसे कदीम रूमी तफरीही खेलों के लिए इस्तेमाल करते थे, वहाँ पर जकरबर्ग के साथ इनकी लड़ाई होगी। और इस जो आमदनी जो इसकी होगी रेसलिंग की, उसको एक खैराती इदारे को अतिया किया जाएगा और नाजरीन के लिए लड़ाई को लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। लेकिन ये सारी जो लड़ाइयों की खबरें ये देता रहता है इलॉन मस्क, खुद अपने से देता रहता है अपने तौर पर। इस पे मार्क जकरबर्ग तो कहता कुछ नहीं है। नहीं तो वो भी आता रहता है ना, वो भी कह रहा है कि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, दोनों तरफ हामी भरी हुई है। अच्छा, दोनों तरफ आग बराबर लगी। जी जी जी। अच्छा, इलॉन मस्क ने मजीद ये भी बताया कि वो पहले ही इतालवी वजीर आज़म जो है जॉर्जिया मेलोनी और मुल्क के वजीर सकाफत दोनों से बात उन्होंने कर ली है, कोलोसियम में लड़ने की इजाज़त भी उन्होंने हासिल कर ली है। तो एक तो ये बड़ा यूनिक मामला है कि वहाँ पर अब लड़ाई होगी। और दूसरी चीज़, अमेरिकी रियासत है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जहाँ पर है, वहाँ पर उमरा पर जो अमीर लोग हैं उन पर एक नया टैक्स लगाया गया है और उससे आमदनी जो हासिल हुई है उससे वहाँ के सारे स्कूलों के सारे बच्चों को मुफ्त लंच फराहम किया जाएगा। जिसकी भी आमदनी $10 लाख सालाना या इससे ज़्यादा है, उस पर 4% इजाफी इनकम टैक्स आयद किया गया है और इस टैक्स से $1 अरब इकट्ठा होने की तवक्को है। और उसमें से $524 मिलियन तालीम पे खर्च होंगे और उसमें बच्चों को मुफ्त लंच की फराहमी भी शामिल है। और इस कानून के मंजूर होने के बाद मैसाचुसेट्स जो है वो अमेरिका की 7वीं रियासत बन गई है जो कि स्कूल के बच्चों को मुफ्त लंच फराहम करेगी। बढ़ता हुआ अफरात ज़र है, वहाँ पर भी इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुकी है, फूड इनसिक्योरिटी है और इसकी वजह से जो ख़ानदान है वो बड़े परेशान है। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ हो गई। अब देखें, अमीरों के ऊपर टैक्स लगाया, फायदा किसको दे रहे हैं? अफेक्टेड जो बच्चे तालीमी इदारों में जो जा रहे हैं तालीम हासिल करने, अच्छा आइडेंटिफाई कर दिया, वैसे आइडेंटिफाई भी कर दिया। यहाँ पे हमें तो ये भी नहीं पता चलता कि भाई टैक्स ले रहे हैं तो दे रहे कहाँ है, लग कहाँ रहा है। वहाँ पर उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया, ये जो अमाउंट कलेक्ट होगा ये यहाँ पर जाएगा। उसकी ज़ाहिर है फिर ऑडिट्स भी होंगे, अकाउंटेबिलिटी होगी उसकी उस हद तक, लेकिन बता दिया आपको कि भाई आपसे पैसे जो काट रहे हैं वो इस जगह जा रहे हैं। तो आप भी आगे से चीपी नहीं कर सकते फिर। ऐसा ही चीपी होना भी नहीं चाहिए। वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, मजीद चीपी करते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं कुछ तालीमी मैदान की, और तालीमी मैदान में इस वक्त एक हलचल सी है। पाकिस्तान में 9 मई को पैदा होने वाली जो सूरत हाल थी उसके बायस 10 मई से लेकर 12 मई तक जो ए लेवल्स के जो इम्तहानात थे वो कर दिए गए थे मनसूख। और फिर उसके बाद जो कैम्ब्रिज की जो इंतज़ामिया है उन्होंने ये इम्तहानात दोबारा लेने के बजाय उन्होंने औसत मार्किंग का तरीका अपनाया। और फिर जब इन
इम्तिहानात का नतीजा आया तो मालूम ये हुआ कि तलबा को उनकी तवक्को से बड़े कम ग्रेड दिए गए। और अच्छा, अब तलबा की तवक्को तो खैर ज़्यादा ही होती है, हमारी भी हमेशा तवक्को ज़्यादा ही होती है, पता होता है कौन कितने पानी में है वैसे। पता होता है। अच्छा, अब पूरी जो सूरत हाल थी, इस सूरत हाल पर पाकिस्तान के तलबा ने फिर एहतजाज किया, औसत मार्किंग के फार्मूले को रद्द किया और उन्होंने कहा कि उनका साल और पैसे दोनों ज़ाया हुए हैं। तलबा के एहतजाज को देखते हुए फिर ब्रिटिश काउंसिल ने स्कूलों को ख़त लिख कर नंबर कमाने की वजाहत दी और ख़त में उन्होंने क्या कहा कि कोरोना के दौरान जो अहलियत का मयार था उसमें तब्दीलियाँ की गई हैं, 2019 के मयार पर लाई गई हैं वो तब्दीलियाँ, मयार अब तब्दील हो गया है तो इसकी वजह से नताइज भी मुख्तलिफ आए हैं और तलबा ने फिर इस तौजी को भी रद्द कर दिया। अब ये जो औसत मार्किंग है ये क्या है, मतनाज़ा क्यों हुए हैं ये कैम्ब्रिज के नताइज, और अब इसका आगे हल क्या होगा? तैमूर बांदे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर तालीम है, उन करते हैं और फ़ोन लाइन्स भी हमारी ऑन है। अगर आप ओ लेवल या ए लेवल के स्टूडेंट हैं और आप इस इम्तिहानी नतीजे से मुतासिर हुए हैं तो आप हमारे प्रोग्राम में कॉल करके अपने राय का इजहार कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये जो सारी प्रॉब्लम डेवलप हुई है इसको आप किस तरह से देखते हैं, और क्या ये पहला एग्ज़ाम है आफ्टर कोविड के जिसमें मार्किंग की जो स्ट्रेटजी है वो तब्दील की गई है कैम्ब्रिज की तरफ से, या इससे पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए होंगे ओ लेवल और ए लेवल के उसमें भी ये स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट की गई थी? जी, इसमें बिफोर आई कम टू योर आंसर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है स्टूडेंट्स के साथ इस मुल्क में, और ये पहला वाक़या नहीं है कि स्टूडेंट्स सफ़र कर रहे हैं पॉलिटिकल हालात की वजह से या प्रोटेस्ट की वजह से। इसकी हिस्ट्री रही है, आप देखेंगे कई साल पहले भी ऐसे हो चुका था, ए लेवल के साथ भी, FA मैट्रिक के स्टूडेंट्स के साथ भी। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो ये कोविड के बाद अब जाके इन्होंने, जिस आपने अपनी डिटेल में बताया, लेवल्स 2019 पे वापस ले गए जो प्री कोविड स्टेज थी, क्योंकि कोविड के अरसे में इन्होंने अपने मार्किंग को लीनियंट किया था, लेकिन एकदम से यकदम ये उसको वहाँ पे ले गए हैं। अब कैम्ब्रिज की जो इंफॉर्मेशन है वो ये कि जी हमने तो आपको पहले बताया था कि 2019 की मार्किंग स्टैंडर्ड्स होंगे जो 2023 के एग्ज़ाम्स हैं, और हम वापस आपको वैसे ही मार्किंग की तरफ लेके जाएंगे। मगर ऑब्वियसली ना उनको पता था ना यहाँ बच्चों को पता था कि इस मुल्क में क्या होगा मई में जाके। और ये 9 से 12 का सिर्फ मसला नहीं है, आपको याद होगा 9 से 12 मई में तो इन्होंने कैंसिल कर दिए थे इम्तिहान, मगर एक बड़ी इनसिक्योर सिचुएशन थी पूरे मई के महीने में। जो 13 मई को पेपर था, 14 को था, 15 को था, उसमें भी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था कि पेपर होगा कि नहीं होगा, और जो हालात थे, जो टेंशन थे, उसका बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आया था घरों के अंदर। तो उसको बिल्कुल ही दरगुजर करके एक ऐसी यूनिफॉर्मिटी के साथ मार्किंग देना आई थिंक ज़रा से जाती है स्टूडेंट्स के साथ। सही है। अच्छा, अब ये हो गया, फिर उसके बाद जब कैम्ब्रिज से नेगोशिएशन की गई और कैम्ब्रिज ने अपना मुद्दा रख दिया तो अब ये मामला कहाँ पर खड़ा हुआ है? देखिए, इसमें हुआ ये था कि उन्होंने 2 ऑप्शन शुरू में दिए थे। उन्होंने कहा था जिस तरह कि अगर आपका 9 से 12 मई के दौरान अगर पेपर मिस हुआ है तो जो अगला पेपर था उसी सब्जेक्ट का उसको हम लोग एवरेज आउट कर देंगे, तो उस कंपोनेंट की मार्किंग देंगे आपको, या आप अक्टूबर नवंबर में दोबारा इम्तिहान दे दें बगैर फीस दिए हुए। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो जो हो सकता है आपका पर्चा मिस हुआ है वो आपकी स्ट्रेंथ हो, और जिस पे वो मार्किंग दे रहे हो सकता है वो आपकी वीकनेस हो या इतना स्ट्रॉन्ग पेपर ना हो, तो एक तो वो ज्यादती थी। दूसरा, अक्टूबर नवंबर की बात करना बड़ा जुल्म है, बिकॉज अगस्त में तो यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाती है, तो यूनिवर्सिटी में ए लेवल्स के पीछे कौन आएगा दोबारा एक सब्जेक्ट क्लियर करने? स्टूडेंट्स को बाहर जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था उनको कंडीशनल ऑफर्स आई हुई थी, तो उनकी कंडीशन कौन मीट करेगा फिर, यानी उनका साल जाया जाएगा। तो स्कूल्स के प्रेशर की वजह से इन्होंने फिर कहा कि ठीक है, हम जुलाई में आपके रीटेक्स रख देंगे, हम दोबारा इम्तिहान रख देंगे चंद स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। वो एक ऑप्शन उन्होंने ज़रूर दी थी एज फार एज कैम्ब्रिज इज कंसर्न, मगर उसका नतीजा ये हुआ था कि जो आपका मोमेंटम, जो आपकी तैयारी थी, जो आप एक फ्लो में थे, वो कम्प्लीटली टूट फूट गया। ऊपर से होता ये कि ए लेवल के जैसे इम्तिहान ख़त्म होते हैं, जो हमारे मेडिकल और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो फिर चले जाते हैं MD कैट उसकी तैयारियों में, इंजीनियरिंग स्कूल की तैयारियों में, तो पूरा समर उसमें तैयारी होती है, वो ए लेवल पे दोबारा या O लेवल पे दोबारा नहीं आते। तो एक पूरा सिलसिला ही उन्होंने दरम बरम कर दिया था इन सारी चीज़ों से। स्टूडेंट्स की जो अब प्रेजेंट डिमांड है और जो लॉजिकल डिमांड भी है कि आप रिवाइज ग्रेड्स दें, आप दोबारा इम्तिहान हमसे मत लें, आप इन्हीं ग्रेड्स को रिवाइज करें अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स विच यू फील शुड बी एप्लीकेबल, जो मई के हालात थे उनको दिमाग में रखते हुए।
अच्छा तैमूर साहब, इधर एक और प्रॉब्लम भी है। इधर एक ग्रुप स्टूडेंट्स का वो भी है जो कहता है कि भाई हमने भी इसी अनसर्टेनिटी में तैयारी की है, हमें भी यही पता था कि भाई आज पेपर हो रहा है, कल पेपर नहीं हो रहा, हमारे 5 A स्टार्स आ सकते हैं, 5 A's आ सकते हैं, तो बाकियों के क्यों नहीं आ सकते। वो कहते हैं ये हमारे साथ जाती है कि फिर अब ये सारे ग्रेड्स अगर दोबारा रिवाइज करेंगे तो उसमें हमारे ग्रेड्स का क्या बनेगा। अच्छा, इसी तरह एक और बात पहले भी हुई थी, जब कोविड में ये सारा सिलसिला चल रहा था तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमने देखे जो कि उस ग्रुप को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जो कहता था कि भाई हमें नंबर दे दो और बस हमें बुलाओ नहीं एग्जाम के लिए, क्योंकि जो टॉपर है, जो तैयारी कर रहा है, वो तो एट एनी कॉस्ट तैयारी करता है। और उसमें फिर एक ये चीज भी आती है कि वो कहते हैं कि अदरवाइज तो हम टॉपर होते, अब चूंकि बाकियों को भी 45 नंबर मुफ्त के मिल गए हैं तो हमारा ग्रेड नीचे आ गया। तो ये उनके साथ वो दूसरा ग्रुप जो है वो डेविल्स एडवोकेट इस वक्त मैं प्ले कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती किसी का भी फ्यूचर जो है वो एट स्टेक जाए, लेकिन दूसरा ग्रुप है जो ये बात कहता है। अच्छा, अब इसका जवाब मेरे ख्याल में हम आपसे तैमूर साहब 1 मिनट के बाद लेते हैं। हमारे कॉलर भी हैं, उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। असद हैं जी लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी फरमाइए। सर, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये मार्किंग वगैरह का जो भी सिलसिला हुआ है, इस सारे मामले में अब जो बच्चों का मोरल डाउन हो गया, जिन्होंने मेहनत की थी और उन्हें उतने नंबर नहीं मिले, और दूसरे वो बच्चे जिन्होंने उतनी मेहनत नहीं की थी और उनको नंबर मिल गए बगैर पढ़े ही, तो जो बच्चों का मोरल डाउन हो गया उसको कैसे बेहतर किया जाए, उसको उस पर कैसे काम कर सकेंगे? मोरल तो ऐसा ही होता है दुनिया में, कभी आपको कोई चीज मिल जाती है, कभी नहीं मिलती है, कभी आप बहुत मेहनत करते हैं आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, कभी आप लाइफ की अनसर्टेनिटीज तो रहती हैं, तो लाइफ ऐसा ही है भाई, बिल्कुल हर चीज इज नॉट परफेक्ट, लेकिन मोरल को दोबारा लिफ्ट करने की जरूरत है, बिल्कुल है। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चों पे थोड़ा सा प्रेशर अपना भी कम कर दें और बच्चे भी ज्यादा पीयर प्रेशर ना लें। तैमूर साहब, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता, ऐसा होता है भाई, दुनिया है, दुनिया में इसी तरीके से होगा। बहरहाल जी तैमूर साहब जी, इसमें मैं 2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा, इनके सवाल को भी मद्देनजर रख के मैं जवाब दूंगा। पहली चीज़ ये प्लीज़ याद रखें कि ये जो A-लेवल स्टूडेंट्स हैं ये ठीक ठाक फीस देते हैं स्कूलों को, ये फिर ब्रिटिश काउंसिल की रजिस्ट्रेशन के लिए भी ठीक ठाक फीस देते हैं, आपको पता है पाउंड कहाँ बैठा वैसे। उसके अलावा फिर ट्यूशन है, मैं अभी के पेट्रोल की रिसोर्सेज की बात नहीं कर रहा जो वालिदैन इन हालात में इन बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके बाद जब ये हो जाए फिर बड़े आराम से वो मुड़ के कहते हैं जी आप रीटेक्स ले लें, पैसे देके दोबारा कॉम्पोजिट दोबारा दे दें अगले साल, या आप अप्लाई कर लें रीमार्किंग के लिए। इन सब चीज़ों के लिए पैसे लगते हैं, इन सब के लिए पूरे साल ज़ाया होते हैं, पूरी एफर्ट लगती है दोबारा। तो ये कह देना बहुत आसान है, लेकिन इसको एक्चुअली अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल है। बट कमिंग बैक, जो आपने पहले सवाल किया था, बड़ा अच्छा सवाल है मैम आपका, और बाकी कई बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत की थी और उनके ग्रेड्स भी आए हैं और उनके साथ उनको लगेगा कि हमारे साथ ज्यादती होगी, लेकिन हमेशा हर साल अगर आप A-लेवल का इम्तिहान देखेंगे तो बच्चे निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और नहीं खुश होते। लेकिन इस बार आप तादाद और परसेंटेज देखें कितनी है, ऑलमोस्ट 45,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है। आप देखें बहुत बड़ी तादाद इस वक्त निकली है, और वो वाले बच्चे भी निकले हैं जिनके ये नहीं कि पहले से मार्क्स खराब थे तो वो एक बैंड वैगन पे चढ़ गए कि जी हम भी निकल जाएंगे इसमें से। वो बच्चे हैं जिनके AS लेवल में रिजल्ट्स अच्छे थे या O लेवल में, यानी एक ट्रैक रिकॉर्ड था उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस का, वो तक इसमें शामिल हुए। तो एक बहुत छोटी परसेंटेज है स्टूडेंट्स की जो शायद खुश होगी, जिस तरह अभी स्टूडेंट ने बताया कि कम मेहनत से आगे निकल गए या उन्होंने वाकई मेहनत की और उनके मार्क्स भी आ गए होंगे, आई एम श्योर ऐसे भी हुआ होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ने प्रोटेस्ट किया है, ये पिछले सालों में नहीं था। और कोविड में तो सिचुएशन ही डिफरेंट थी, सो आई थिंक वो तो गवर्नमेंट ने बहुत बुरी तरह मिसहैंडल किया था, बिकॉज स्टूडेंट असेस ग्रेड्स पे बहुत पूरी दुनिया में फोकस हो रहा था सिवाय पाकिस्तान। और वो आई थिंक एक बहुत सुनहरा मौका था, जैसे मेरे जैसे कई और एजुकेशन भी शोर मचा रहे थे कि खुदा के लिए अपने तरीक़ेकार को रीविजिट करें, जो आज भी मैं बोल रहा हूँ और आज भी बहुत सारे एजुकेशनर्स बोल रहे हैं कि आप बजाय पूरा इन्हिसार एक फाइनल एग्जाम पे रखें कि इतना प्रेशर हो जाए कि वो पास नहीं किया तो जिंदगी खत्म हो जाएगी आपकी, या पूरे साल मेहनत नहीं की, एंड में 2 महीने लगा आपके ग्रेड्स आ गए। आप स्टूडेंट असेस ग्रेड्स या इंटरनल असेसमेंट्स का फोकस लेकर, जिससे इंटरनेशनल बैकलॉरिएट सिस्टम में होता है, IB में होता है, वो पूरा इन्हिसार एक फाइनल एग्जाम पे नहीं होता, स्टूडेंट असेस होता रहता थ्रू आउट। तो एग्जाम एक हवा नहीं बन जाता, असाइनमेंट बेस्ड भी होते हैं, बिल्कुल असाइनमेंट बेस्ड होते हैं, तो इंटरनल असेसमेंट्स भी होती है, उसकी भी वेटेज होती है। तो अब अगर पूरे साल मेहनत करता है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और ऐसे सिस्टम बने हुए हैं, ऐसी बात नहीं कि ये तो चले अब मामला यहाँ पे आके अब इसमें एक और एस्पेक्ट भी आता है, क्या ये जो कैम्ब्रिज का जो सिस्टम है पूरा, जो कि एक एजुकेशन सिस्टम के तौर पर हमारे मुल्क में तो खैर बेतहाशा बहुत सारे स्कूलों में राइज है, बहुत सारी दुनिया में राइज है ये, और इसमें जैसे कि आपने खुद कहा कि हर चीज़ का पैसा है,
और पैसा भी माशाल्लाह बेतहाशा पैसा खर्च करते हैं वालिदैन अपने बच्चों की तालीम पर। क्या ये पैसे कमाने का एक अलग सिस्टम है, क्या इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है? देखिए, पैसे कमाने का तो मैं नहीं कहूँगा, हमारे यहाँ वैक्यूम था, हमने एक सिस्टम बनाया नहीं, किसी और ने आके वो खिलाफ को पुर कर दिया। आई मीन वो तो हमारी अपनी कोताही है कि हम ऐसा सिस्टम नहीं दे सके तो बच्चों को जाना पड़ा। ये कैम्ब्रिज नहीं होता, कोई और सिस्टम होता। आज कैम्ब्रिज भी थोड़ा फॉल्टर कर रहा है तो IB सिस्टम आ गया है, वो और महंगा है, वो और डिफिकल्ट है उसमें घुसना। तो सिस्टम तो आते रहेंगे जब तक आपके वहाँ सिस्टम खुद नहीं आप अपने डेवलप करेंगे। देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कैम्ब्रिज भी एक्सपर्ट्स बैठते हैं, एजुकेशनिस्ट बैठते हैं और उन्होंने इस एक मेयार रखा हुआ है और वो बड़ी पूरी दुनिया में उस मेयार को लेके चले गए। पूरी दुनिया में ऐसे होता है, हिंदुस्तान में भी है, अमेरिका में भी है, कनाडा में भी, दुनिया में आप कहीं चले जाए, हर मुल्क ने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है जो कॉम्पिटेंट सिस्टम है, जो एक चैलेंजिंग सिस्टम है। यानी कि उनके स्टूडेंट अगर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में जाएं तो वो किसी जगह पहुंच सकते हैं। तो उसमें बड़ी मेहनत और बड़ा अरसा लगाया तो वो वहां पहुंचे जहां वो आज हैं। हम भी ऐसा सिस्टम बना सकते हैं, लोकलाइज करके बना सकते हैं। मैं तो ये भी कहता हूं कि आपके बने बनाए सिस्टम है, आप उनको बेशक कॉपी पेस्ट कर दें अपने मेयार के मुताबिक और थोड़ा उसको चैलेंजिंग बनाएं। आप इम्तिहान का तरीका विजिट करें, कैसे होते हैं हमारे इम्तिहान। इतना फोकस रट्टे पे है, ट्यूशन पे है, कॉपी पेस्टिंग पे है, तो क्रिटिकल थिंकिंग और ये चीजें तो फिर हवा में रह गई ना। इसी तो सिस्टम से बच्चा कोई बाहर जाके कम्पीट ही नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ मार्केट जमी हुई है, ट्यूशन सेंटर्स भी चल रहे हैं, स्कूल भी चल रहे हैं, बच्चे छाप छाप वो निकाले जा रहे हैं और जीरो माइंडसेट उनका डेवलप हुआ है। तो बाहर जाते हैं तो स्किल्स ही नहीं होते उनके पास। तो हम ऐसे सिस्टम को ला सकते हैं और ये मैंने पहले भी बात की है कि हमारे पूरा मसला आपको कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, एजुकेशन सिस्टम का तो एक बहुत बड़ा मसला है कि ये सौतेला सब्जेक्ट है जो ना मीडिया कवर करती है, ना गवर्नमेंट बहस करती है, ना हमें एक टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर मिलते हैं, हमें टेक्निकल फाइनेंस मिनिस्टर मिलते हैं, बिकॉज हमें लगता है फाइनेंस एक टेक्निकल टीम है, एजुकेशन भी एक टेक्निकल इंडस्ट्री है। आप किसी एजुकेशनिस्ट को एजुकेशन मिनिस्ट्री दें, आप देखें कैसे सिचुएशन चेंज करेगी। लेकिन इस मसले में तो आई थिंक स्टूडेंट असेस ग्रेड, ये जो स्टूडेंट्स की डिमांड है रिवाइज ग्रेड्स, इस पे हमें जाना पड़ेगा। सही। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर हैं, पेशावर से हैं, डॉक्टर आमिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जी आमिर साहब फरमाइए, क्या फरमाएंगे? मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है जी, वो ये है कि ये पहली दफा नहीं हुआ, हर दफा एग्जाम्स के दिनों में ये कोई 5-6 साल से ऐसा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज निकलती हैं और बच्चों के एग्जाम्स खराब होते हैं, सही, जिनसे उनका फ्यूचर एट स्टेक होता है। तो काइंडली मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए अपने बच्चों की खातिर ऐसा ना किया करें। थैंक यू। बिल्कुल सही। और इसी रिक्वेस्ट में हम जरा एक और चीज भी ऐड कर रहे हैं, ये बिल्कुल होता है, रिक्वेस्ट में हम जरा उसको बनाते हैं भरपूर तरीके से। ये स्टेट का, रियासत का, हुकूमत का भी एक फर्ज है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि ये सारा मुआशरा जो है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये आकर एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को फायदा या नुकसान खुदा न खास्ता पहुंचा सकते हैं। तो इनको फैसिलिटेट करने के लिए मुकम्मल पाबंदी, वैसे भी तो हमने देखा ना कि वैसे तो बहुत ज्यादा आइन कानून तो नहीं है इस वक्त, तो मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए किसी भी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी पर जब बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हों पूरे मुल्क में। ये एक मेरा भी सजेशन है हम्बल, अगर किसी को जरा सख्त लग रहा हो तो मैं और नरम, एक मोजाना, आजिजाना, मोदबाना तरीके से कह देती हूँ कि पाकिस्तान की रियासत को चाहिए कि जहाँ पर इतनी पाबंदियाँ सही, वहाँ पर मुकम्मल इख्तियारात और अपने उसको इस्तेमाल करते हुए बच्चों के एग्ज़ाम्स के दौरान, चाहे वो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हो रहे हों, एंट्री टेस्ट्स हो रहे हों, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, मैट्रिक इम्तिहानात, ये ज़ाहिर एक सीज़न होता है पूरा, उस सीज़न में मुकम्मल पाबंदी आयद कर दें। किसी भी किस्म की रैली, सियासी जमात का प्रोटेस्ट, एहतजाज, कुछ भी हो, पाबंदी पकड़े अंदर करें। बस ये, इससे ज़्यादा और नहीं मैं कह सकती, और इससे ज़्यादा कोई और तरीका भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम वैसे तो समझ में नहीं आती हमें। तो ये एक मेरी दरख्वास्त है, अगर इस पे कोई कान धर लेगा तो हो सकता है कि आने वाले सालों में ये एग्ज़ाम्स का जो एक इशू बनता है वो थोड़ा कम हो जाए या वो ना बने। बिल्कुल ठीक है जी, दरख्वास्तें भी हो गई और अलग अलग तरीके से समझा भी दिया हमने। वक्फा ले लेते हैं। समझाएंगे? बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं समझाने वालों में मैं आगे निकल चुका हूं। आप समझ जाते हैं जो ये बात, ये भी है फिर नाजरीन, ये अवैस ने बहुत आपको एक गोल्डन प्रिंसिपल बताया है, आप समझाएं, जब अगला ना समझे तो फिर खुद को समझाएं, खुद को समझा ले, फिर चलो जी आगे बढ़ो। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आज़ादी के हवाले से बहुत सारी तकरीबात हो रही हैं और एक बड़ी ज़बरदस्त तस्वीरी नुमाइश हुई। आर्टिस्ट हैं जी अली अज़मत और पंजाब यूनिवर्सिटी में नुमाइश हुई थी। आइए ज़रा इसका अहवाल देखते हैं। कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ओल्ड कैंपस के ज़ेर एहतिमाम मारूफ मुसन्निफ अली अज़मत ने हक तो ये है कि हक अदा न हो के उन्वान से बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया, जिसमें फ़नून लतीफ़ा से मुंसलिक समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की, जबकि मारूफ सियासतदान बैरिस्टर एतज़ाज़ अहसन ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि अली अज़मत ने अपने 29 फ़न पारों में बहुत खूबसूरत अंदाज में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ट्रिब्यूट पेश किया। बहुत उम्दा नुमाइश है ये, और अली अज़मत ने 29 जो खाके बनाए हैं कायद आज़म के, वो बड़े ही सबक आमोज़ हैं और हर चेहरे से कायद आज़म के एक सबक मिलता है। आर्टिस्ट अली अज़मत ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 29 फ़न पारों को नुमाइश के लिए पेश करना मेरी दरीना ख्वाहिश थी। मुझे इन तख्लीक़ात को तैयार करने में 2 साल से ज़्यादा का अरसा लगा। उन्होंने कहा कि जब मैंने लिखना सीखा तो सबसे पहले नाम उनके महबूब कायद का था। कायद आज़म का 14 अगस्त के हवाले मेरा बहुत पुराना एक था कि मैं उनको पेंट करूँ। कायद से मोहब्बत तो हमें अपनी जनरेशन से मिली है, पिछली जनरेशन से, और ये सिलसिला मेरे ख्याल चलते रहना चाहिए और ये मोहब्बत और ये जज्बा मैं अगली जनरेशन को भी मुंतकिल करते जाऊँगा। कायद आज़म की ज़िंदगी के बारे में सबसे ज़्यादा मुतासिर करने वाली चीज़ ये है कि मेहनत और नीयत का खुलूस किसी भी दुनियावी ताकत को शिकस्त दे सकता है और कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। हमारी नस्ल को अपने कायद से मोहब्बत विरसे में मिली है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मोहब्बत को इसी शिद्दत और जज्बे के साथ आने वाली नस्लों तक पहुँचाएँ, क्योंकि ज़िंदा कौमें अपने मोहसिनों को कभी नहीं भूलती। प्यार का ये मुजाहिरा ना सिर्फ हमारे कायद के लिए मेरी मोहब्बत का इजहार करता है, बल्कि आने वाली नस्लों के दिलों में इस मोहब्बत को ज़िंदा रखने की एक आजिज़ाना कोशिश भी है। जहाँ तक मेरी कोशिशें कितनी कामयाब हुई, मैं इसका फ़ैसला मुबस्सिरीन पर छोड़ता हूँ और मैं ईमानदारी से महसूस करता हूँ कि अपने कायद की मेहरबानियों का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। क्या बात है, कायद की जो मेहरबानी है उसका कर्ज कैसे चुकाएंगे? कर्ज कैसे चुकाएंगे? कर्ज ऐसे ही चुकाएंगे कि कायद के उसी पाकिस्तान का ख्याल रखेंगे, उसी पाकिस्तान के साथ आपकी मोहब्बत होनी चाहिए और उसको आप वैसे ट्रीट करें जैसे आप अपने घर की किसी अजीज चीज को ट्रीट करें। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब एक और ऐसे मसले की तरफ निशानदेही करते हैं जो कि मगरबी तहज़ीब की यलगार के साथ बहुत सारी नई चीज़ें जो आती हैं तो वो नई तहज़ीबी इक़दार भी आ जाती हैं, नई इस्लाहात भी आ जाते हैं, नए मामलात भी आ जाते हैं और हमारे माशरे में हम ऐसी चीज़ें देख रहे हैं कि जिसके ऊपर कुछ लोग आवाज़ उठा रहे हैं। जो लोग आवाज़ उठाते हैं उनके खिलाफ लॉबिंग शुरू हो जाती है, बड़ी बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड किस्म की लॉबिंग शुरू हो जाती है। उनको ज़बरदस्त गालियाँ और ट्रोलिंग और इस सब चीज़ का सामना होता है। तो अब हमने बात क्या करनी है कि एक ट्रांसजेंडर एक्ट है जिस पर बड़ा तनाज़ा चलता रहा, उससे हम सब आगाह हैं और इस मौजू पर मारूफ फैशन डिज़ाइनर जो है मारिया बी, उनका एक बड़ा मुस्तकिल मौक़िफ़ रहा है और गुज़िश्ता दिनों उन्होंने अपनी एक वीडियो में इंकशाफ किया कि जो मकामात ख़वातीन के लिए मखसूस है, ख़ास तौर पर जैसे बाथरूम वगैरह, वहाँ मर्द हज़रात ट्रांसजेंडर्स के रूप में पहुँच रहे हैं और उन्होंने ख़ुसूसी तौर पर यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र किया जहाँ लड़कियों के साथ ये मामला पेश आ रहा है। और ये ट्रांसजेंडर क्या होता है, ये मुकम्मल तौर पर मर्द है, वो लिपस्टिक वगैरह लगा के ख़वातीन के कपड़े पहनकर उन जगहों पर पहुंच जाते हैं और उन्होंने वालिदैन से दरख्वास्त की है कि वो इसके ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ बुलंद करें और ख़वातीन के कॉलेजों में ट्रांसजेंडर्स का दाखिला ममनू करार दें। मारिया बी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस मसले पर मज़ीद डिस्कशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मारिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले वीडियो की तरफ आने से पहले मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी क्लैरिटी आप दे दें हमें कि ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स ये इन दोनों में क्या फ़र्क है। हाँ, इस पे बड़ा लोगों को जो है वो एक कन्फ्यूजन हुई हुई है। बहुत सख्त। देखिए, सबसे पहले थैंक यू शिफा एंड अवैस। इट्स वेरी हार्टनिंग कि अभी तक मीडिया में कुछ लोग हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं कि डायलॉग बहुत ज़रूरी है, कि एक चीज़, एक कोई खराफात हमारी माशरे में आ रही है, उसके ख़िलाफ़ या उसके बारे में बातचीत करना बड़ा ज़रूरी है ताकि लोगों को हम आगाह कर सकें कि हो क्या रहा है। नंबर 1,
आपको ये आइडिया होगा कि जो टर्म ट्रांसजेंडर है ना, ये शरीयत कोर्ट ने एक रूलिंग दे दी हुई है कि ये गैर इस्लामी टर्म है। गैर इस्लामी टर्म ऑलरेडी ये रूलिंग पाकिस्तान में शरीयत कोर्ट ने दे दी हुई है। क्यों दी है? वो इसलिए कि ट्रांसजेंडर एक्चुअली बायोलॉजिकल, मतलब वो जिस्मानी तरीके से पूरे मर्द होते हैं। वो मर्द हजरात होते हैं जिनको कोई जेंडर डिस्फोरिया डिजीज़ है, तो वो कहते हैं कि हम एक औरत की तरह फील करते हैं। वो हम जिन्स परस्त आदमी या वो आदमी जिनको जेंडर डिस्फोरिया है, जो फुली फंक्शनल आदमी है, वो अपने आप को लिपस्टिक लगा के और हार्मोन्स लेके, और अब तो और भी इसकी बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं इसकी मेडिकल, तो ये करके तो कहते हैं कि जी हम जो है ना ट्रांसजेंडर हैं और हमें औरतें मान रहे हैं, हमें सब कहें कि हम औरत हैं। तो ये इस्लामी जो हमारी कवानीन हैं इनके बिल्कुल बरअक्स है कि आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हज़रत हवा बनाई, उसके अलावा कुछ नहीं बनाया। 3 साल केस शरीयत कोर्ट में चला और इवेंचुअली उन्होंने ये रूलिंग दे दी कि जी ये गैर इस्लामी चीज़ है, तो ट्रांसजेंडर टर्म ही हम यूज़ नहीं कर सकते। ये मुतजन्निस लोग होते हैं, जो हम लोग उर्दू में ट्रांसजेंडर को मुतजन्निस कहते हैं। अच्छा जी, नंबर 1। इसके बरअक्स वो कम्युनिटी है इंटरसेक्स या खुंसा, जो पैदाइशी, जिनके आज़ा जो वो मेल या फीमेल की मिक्स हो जाती है, कभी अंदर और बाहर की थोड़ी सी लेट्स से डिफॉर्मिटी हो जाती है इनके मेल या फीमेल जेनिटल्स में। ये वो इंटरसेक्स कम्युनिटी है, ये वो खुंसा कम्युनिटी है जिसके लिए हम फाइट कर रहे हैं कि आप हमारी आवाम को पागल ना बनाएं। आप आदमी हैं, आप अपने आप को खुंसा कम्युनिटी में नहीं इंक्लूड कर सकते। वो अल्लाह की तरफ से एक उनकी जिनसी प्रॉब्लम्स होती है जो इजीली कुछ सालों में, अब हमारी मेडिकल प्रोफेशन इतनी अच्छी प्रोग्रेस कर गई हुई है, वो इजीली ओवरकम भी हो सकती है मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ। वो जो हमारे इंटरसेक्स या खुंसा लोग हैं आराम से औरत या मर्द बन के रह सकते हैं, और उसके बाद उनकी नमाज, उनका हेरिडिटी, उनकी इनहेरिटेंस सारी उसके मुताबिक होती है। जो ये ट्रांसजेंडर हैं ये तो आदमी हैं, तो ये आदमी औरतों की जो ना लिपस्टिक लगा के, कपड़े पहन के, अब हुआ क्या है, ये लोग औरतों की स्पेसेस में आ रहे हैं। कराची में ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ये इस पर मैं आना चाहूंगा। ये क्या आपकी एक वीडियो थी, ये मामला क्या इसको थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए जरा इलैबोरेट अगर आप करें कि ये चीजें क्या हो रही हैं और कहाँ हो रही हैं ये। अवैस, ये पूरी दुनिया में ट्रांसजेंडर जो है ना 10 साल पुरानी मूवमेंट है जो अमेरिका से स्टार्ट हुई थी, और अब 10 साल बाद वहां पर पुश बैक आ रहा है। ऑलरेडी आपने कहा कि ट्रांसजेंडर विमेन स्पोर्ट्स में आके तो गोल्ड मेडल्स और रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहे थे, क्योंकि ये आदमी हैं, ये फुली बायोलॉजिकल आदमी हैं। इन्होंने कहा जी हम ट्रांसजेंडर हैं, हम फील करते हैं हम औरत हैं, तो हमें औरतों की स्पोर्ट्स में आने दें। उसी तरह वो कहते हैं जी हम फील करते हैं हम औरत हैं, तो हमें औरतों के बाथरूम में जाने दें। उसी तरह वो कहते हैं हम फील करते हैं हम आदमी बॉडी में तो हम पूरे आदमी हैं, लेकिन हम फील करते हैं हम औरत हैं, तो हमें औरतों की प्रिजन में जाने दें। फिर अमेरिका और यूरोप में एक तूफान खड़ा हुआ जिसमें छोटी बच्चियां, औरतें हरास होनी शुरू हुई। ये मेन हैं एंड दे आर टेकिंग ओवर, हमारी जो औरतों की स्पेसेस हैं उसके अंदर आ रहे हैं। और ये जो अमेरिका में मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, अब जाके पाकिस्तान में स्टार्ट हुई है। लोगों को ये अंदाज़ा होना चाहिए कि ये वहाँ पर अमेरिका में अब फैमिलीज़ उठ रही हैं, खड़े हो रहे हैं, पूरे वहाँ पर स्टेट्स हैं अमेरिका में जो ट्रांसजेंडर सर्जरीज़ को बैन कर रहे हैं। वो ट्रांसजेंडर में जो स्पोर्ट्स में ट्रांसजेंडर की एंट्री बैन करें। हम क्योंकि यहाँ पर वेस्ट के कॉपी कैट्स हैं और हमारी अपनी अकल नहीं है, तो हम यहाँ के लिबरल जो हैं वो उसको उसी तरह सपोर्ट करें। वो ये नहीं देख रहे कि 10 साल बाद उस माशरे में जो मसले हुए थे जो वेस्ट में होता है, फौरन ले आओ, मनोवन आंखें बंद करके तस्लीम कर लें। अच्छा मारिया, यहाँ पे आपकी भी खुशखबरी के लिए और लोगों के लिए भी जो इस इशू पे एक अपना स्टांस रखते हैं, वो वाला जो आपका है या जो हमारा है, उसमें मैं थोड़ी सी ये बता दूं कि एक वेस्ट से तो आ रहा है जो चीज उसको मनोवन तस्लीम करना, दूसरे वेस्ट से जरा उस पर हमें ये भी मैसेज मिल रहा है कि जरा सोचें, बैठ के 2 मिनट जरा डेलिब्रेट करें। फॉर एग्जाम्पल, वॉशिंगटन पोस्ट का 18 जनवरी 2023 का आर्टिकल है, स्कॉटलैंड जेंडर रिकग्निशन बिल हॉल्टेड बाय
UK what to know। फिर आगे है विल सुनक blocking Scottish trans rights bill lead to end of the UK, veto of Scottish transgender rights bill sparks constitutional crisis। तो स्कॉटलैंड में जो ये ट्रांसजेंडर राइट बिल आ रहा था उसको रुकवा दिया गया। अब कहीं जाकर उसकी जो लेटेस्ट न्यूज है वो ये है कि उस पर लोगों से आप एक सर्वे सा करा लें, कुछ इस किस्म का सिलसिला है। लेकिन बहरहाल इश्यूज है, कवानीन जो हैं वो बनने से रोक दिए गए खिलाफ और इसके हवाले से एतराजात और ये वेस्ट है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जो आपने वीडियो बनाई उसके अंदर क्या पाकिस्तान में कुछ ऐसे जगह हैं जिनकी आप निशानदेही कर सकती हैं कि हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम अब शुरू हो गया है कि वो जो ट्रांस मैन है वो खवातीन की स्पेसेस में आ रहे हों? जी अवैस, ये हमें भी बहुत शौक लगा था। हम 3-4 बेचारी माएँ हैं जो हम लगे में अपने बच्चों को बचाने के लिए, तो हमें लोग इन्फॉर्मेशन भेजते रहते हैं। तो हमें एक वीडियो रिसीव हुई कराची में, एक सिनेमा है उसकी बाथरूम, विमेंस बाथरूम की, जहां लड़कियों के कपड़े पहन के अंदर आए हुए हैं। हम लोग तो शौक में हो गए कि अभी से ये चीज़ स्टार्ट हो गई है और वो लड़के बाकायदा वहाँ पर वॉशरूम में हैं, लड़कियाँ उनसे कह रही हैं आप अंदर ना जाएं, वो उनकी वीडियो वगैरह बनाएं। उसके 2 दिन बाद मुझे इतनी ज़्यादा लड़कियों ने अपने कॉलेजेस के स्क्रीनशॉट भेजे। देयर आर कॉलेजेस इन फैक्ट देयर इस्लामाबाद गवर्नमेंट कॉलेज, कोई रावलपिंडी में कॉलेज है, सारी विमेंस यूनिवर्सिटी उस वीडियो में मैंने डाली हुई उनकी स्क्रीनशॉट्स। ये लड़कियों ने मुझे भेजी कि प्लीज़ हमारे लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि हमारी विमेंस यूनिवर्सिटीज़ में बायोलॉजिकल आदमियों को परमिशन मिल रही है आने की विमेंस स्पेसेस में। अब आप इमेजिन करें वैसे, पहले ही हमारी विमेंस एजुकेशन का क्या मसला है। हम इस्लामिक एक जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पर हमारी जो फैमिलीज़ हैं बड़ी मुश्किल से कहती हैं कि अच्छा जो तो किसी और बड़ी शहर में जाके आप किसी डॉर्म में रहें, डॉर्मेट्री में रहें, बड़ी सिक्योर जगह हो, औरतें सिर्फ हों। अब उन औरतों की यूनिवर्सिटीज़ में आप बायोलॉजिकल आदमी उनको एडमिशन दे रहे हैं। तो ये जब 2 चीज़ें हमने देखी तो फिर मैंने कहा नहीं, वो बेचारी बच्चियां जो आवाज़ उठा रही हैं उनको कोई बात ही नहीं सुन रहा। फिर हमने यूनिवर्सिटीज़ को कांटेक्ट करना शुरू किया। हमारे कुछ ग्रुप में लोग हैं, उन्होंने कहा जी हमें तो ये पता ही नहीं था। उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को कॉल करना शुरू किया, उन लड़कियों से बात करनी शुरू की। तो जब तक, और मैंने माँ बाप से कहा कि जिन माँ बाप की बच्चियां यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कम से कम आप लोग तो अपनी आवाज़ उठाएं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ये गंद ना करें भाई। हम लोग अभी इतने प्रोग्रेसिव नहीं हुए। बाय द वे, आप अगर देखें इंटरनेशनली, रशिया में ट्रांसजेंडर्स बैन हो चुके हैं, ट्रांसजेंडर सर्जरी बैन हो चुकी हुई है, चाइना में बैन हो चुकी हुई है। तो वे जी सॉरी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हमें इतना तो जो प्रोग्रेसिव, अगर इस लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं लोग यहाँ पर, तो हमें इतना और ऐसा प्रोग्रेसिव होना भी नहीं है। बिल्कुल, देखें जी, प्रोग्रेसिव तब होता है जब पूरे माशरे को किसी चीज़ का फ़ायदा हो। हम देखें कि अच्छा पाकिस्तान की जो है लेट्स से इकॉनमी, या पाकिस्तान की जो हमारी अखलाकियात हैं, हमारी जो लोगों की कोई ना कोई किसी चीज़ में बेहतरी हो। इसमें क्या बेहतरी है कि हमारे जो नॉर्मल मर्द हैं वो हजरात कुछ फील करके तो औरतें बन जाएं और औरतों पे स्पेसेस में आके हम सब जो औरतें हैं उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को जेपरडाइज करें। हम ये जो सारे लॉज बन रही हैं, अच्छा एक चीज और मुझे बताइए, लोग भी लॉज बना रहे हैं और इसको चैलेंज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है। आड़ में LGBTQ वाला एजेंडा भी प्रमोट किया जा रहा है। एब्सोल्युटली 100% ये ट्रांसजेंडर है ही LGBT का हिस्सा। लेकिन अब आप ये देखें कि लोगों को ये आइडिया नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि हमारी खुसरा कम्युनिटी है या इंटरसेक्स कम्युनिटी है जो ट्रांसजेंडर अपने आप को कह रहे हैं। ट्रांसजेंडर वर्ड बैन कर दिया हुआ शरीयत कोर्ट ने पाकिस्तान में, वो यूज़ ना करें, लोगों को कंफ्यूज ना करें। ये सारी मीडिया वाले ट्रांसजेंडर कह के लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर वो आदमी हैं जो अब कहते हैं कि पाकिस्तान में एक्सेप्टेबिलिटी कैसे मिलेगी, अपने आप को खोजिए हम तो खुसरा है, अपने आप को हम तो इंटरसेक्स हैं। तो ये बहुत बड़ा LGBT एजेंडा है। अच्छा
अच्छा मारिया, एक और चीज, अब जब आप इसके हवाले से आवाज उठाती हैं और बड़े बबांगे दहल उठाती हैं, तो आपको पर्सनल हेट, क्योंकि हम देखते हैं मतलब इंतहाई पर्सनल लेवल का हेट जो है, जिसको कहते हैं ना नफरत, लोथसम एटीट्यूड लोगों का आपकी तरफ डेवलप हुआ है। और मैं ये नहीं कह रही कि यू शुड बी वरीड अबाउट इट, अल्लाह ना करे आपको अल्लाह महफूज रखे, लेकिन मतलब वो चीज हमें देखकर, मतलब मुझे देखकर तकलीफ होती है कि मतलब सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, और ये पढ़े लिखे लोग हैं जो एक तरीके से लिहाज करके भी आपसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन उनको वो नफरत दिखानी है। वो नफरत से आप कैसे डील करती हैं? आप और उसमें पब्लिक बहुत लाइफ में सारे ऐसे मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पर चैनल्स भी और मुख्तलिफ ऐसे डिजिटल मीडिया आउटलेट्स भी जो इस नफरत को बढ़ावा देते हैं। जी बिल्कुल देते हैं। पता है शिफा एंड अवैस, मेरा मसला क्या है कि मैं हमेशा से थोड़ी सी रिबेलियस हूँ। मैंने कभी अपनी फैशन इंडस्ट्री की माफिया को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन हमें तब तकलीफ हुई है जब ये लोग आउट देयर हमारे बच्चों को गुमराह करने के लिए निकले हैं। ये मीडिया पे ये चीज़ प्रमोट कर रहे हैं, ऐसी ऐसी खुराफात ये हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं कि हम सारे तहल उठे कि जी पहले तो हम सारे चुप थे भाई, जो उन्होंने पर्सनल अपना करना करें, वो कभी पब्लिक नहीं होता था। अब पब्लिकली ये गन स्टार्ट हुआ है और प्रमोट हो रहा है। और ये जो सारी लॉबी है ना, बाय द वे ये इतनी सी है, लेस देन 1% जो लिबरल्स हैं, जो एनजीओज फंड आते हैं, जिनके बाहर से बड़े पैसे आते हैं, जिनको तकलीफ ये हो रही है कि हमारे जैसे लोग के जी फैशन में हो के हाउ डेयर यू, और ऐसी क्योंकि इनके पास कोई ना रिलीजियस वो है कि हमारे साथ डिस्कशन कर सके, ना साइंटिफिक। साइंस कहती है भाई कि अगर एक आदमी को हार्ट अटैक हो रहा है लेकिन वो ट्रांसजेंडर है, उसको हम आदमी वाला इंजेक्शन लगाएंगे, अगर औरतों का हार्ट अटैक वाला लगा दिया वो मर जाएगा। लेकिन ये उन्होंने साइंटिफिकली भी बात नहीं करनी, उन्होंने रिलीजियसली भी बात नहीं करनी, लेकिन अटैक करना है। मैंने एक दो वीडियोस मुझे लोगों ने ऐसी भेजी जिसमें ये लोग ट्रांसजेंडर मुझे कह रहे हैं, मुझे और सेनेटर मुश्ताक, हम दोनों का नाम लेके, कि हम तुम्हें यहाँ जाके जो करेंगे, अब आई डोंट वांट टू से इट। अब मैंने वो देखी, मुझे 6 महीने बाद किसने वीडियो भेजी, मैंने कहा है ये कब? सही है, इतनी इंसाइटिंग टू वायलेंस ऑल्सो, कि जैसे हम उनको अटैक कर रहे हैं। भाई हम किसी को इंडिविजुअली कभी किसी को हमने अटैक नहीं किया, अनलाइक देम। हमने ये एक मूवमेंट जो गैर इखलाकी, गैर अनसाइंटिफिक मूवमेंट है, इसके खिलाफ हम बोल रहे हैं। मुझे इतना उस दिन हौसला मिला कि ठीक है भाई, हम गालियां खा लेंगे, हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। सो एज आई सेड के 90, और पता है होप क्या मिलती है, आप जैसे कुछ लोग जो अभी भी हैं, और दूसरी होप मुझे मिलती है पाकिस्तानी अवाम से। 99% अवाम एंटी LGBTQ खड़े हुए हैं, प्रो इस्लाम है। वो कहते हैं कि हमारे इस्लामी माशरे को प्लीज़ इस खराफात से दूर रखें, लेकिन क्योंकि ये कुछ लिबरल्स, उनके पास बहुत NGOs हैं और बहुत उनके कनेक्शंस हैं, तो वो बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं। बट हम लोग तो अपनी वॉइस रेज करते रहेंगे इंशाल्लाह। वॉइस रेज करते रहेंगे और वॉइस रेज करनी चाहिए, और हम भी इस वॉइस रेज करने में शामिल ही रहेंगे। जहाँ जहाँ गलत होता रहेगा इस माशरे के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे दीन के हवाले से जो भी गलत चीज़ है उस पर आवाज़ उठाते रहेंगे और ऐसी आवाज़ों को सपोर्ट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, मारिया भी हमारे साथ मौजूद। नाजरीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। खुनसा कम्युनिटी के हवाले से गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, और इस कम्युनिटी के लिए तैयार होने वाला पहला लर्निंग इंस्टीट्यूट, उसका इफ्तिताह हुआ। एक एजुकेशनल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग का ये इदारा है जो कि साबिक वफाकी वज़ीर राना तनवीर साहब ने इसका इफ्तिताह किया था। इस्लामाबाद के G8 सेक्टर में ये कायम है, और इसका मकसद ये है कि इस खुनसा कम्युनिटी के अफराद को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया जाए। इस हवाले से हम बात करेंगे। ताहिरा शकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन की। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अच्छा ताहिरा साहबा, मुझे बताइए कि इस इंस्टीट्यूट को शुरू करने का मकसद क्या था? जी, ये जो ख्वाजा सरा की एजुकेशन है, ये हमेशा से जो है हमारे दिलों के बड़ा करीब रहा है। नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ऑटोनमस बॉडी है। हम लोग जो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ हैं, जो इस तरह के जो कम्युनिटी में जिन लोगों को कोई सहूलतें में असर नहीं होती, उनके ऊपर हम बड़े अरसे से काम कर रहे हैं। हमारा मैंडेट है ये, और उसी मैंडेट को सामने रखते हुए अभी रिसेंटली हमारे जो मिनिस्टर
डॉक्टर साहब हैं राना तनवीर साहब, उन्होंने भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लिया और ख़ास तौर पर हमारे जो सेक्रेटरी हैं एजुकेशन के वसीम अजमल साहब, वो हम लोगों ने एक बड़ी कंसल्टेशन इसके ऊपर की कि ये एक ऐसा तबका है जिनको आज तक कोई ख़ास तालीम की या कोई और एम्प्लॉयमेंट की या स्किल्स की कोई ख़ास तौर पर इनके लिए अरेंजमेंट्स नहीं किए गए। इस सिलसिले में हम लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी कंसल्टेशन की और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया कि एज ए ह्यूमन इन लोगों का वही राइट है जो आम शहरी का है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि सारे लोगों को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। इस सिलसिले में हमने इस कम्युनिटी के साथ काफ़ी कंसल्टेशन शुरू की और गवर्नमेंट के स्कूल के अंदर इवनिंग शिफ्ट में हम लोगों ने पहला ये स्कूल पाकिस्तान में बनाया है जिसमें ना सिर्फ इनको लिटरेसी और न्यूमरेसी सिखाई जाएगी और बेसिक स्किल्स भी सिखाए जाएंगे ताकि ये आगे चल के मुफीद शहरी बन सकें। और जो अभी तक इन लोगों के बेचारे कम्युनिटी के लिए कोई ख़ास एम्प्लॉयमेंट की सहूलतें नहीं हैं, ये लोग ज़्यादातर बैगिंग के प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ़ और इस तरह के काम जो कि सोसाइटी में इतने एक्सेप्टेबल नहीं होते वो उनको करने पे मजबूर होना पड़ता है अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, तो ताकि वो एक डिग्निटी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और आर्टिकल 38 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहता है कि स्टेट रिस्पॉन्सिबल है वेल बीइंग ऑफ एवरी पर्सन बिल्कुल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, क्रीड, कास्ट, किसी तफरीक के बगैर हम सारे लोगों को इक्वली ट्रीट करें। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने ये स्कूल बनाया है। यहाँ पे कोई 40 के करीब हमारे ख्वाजा असरा अभी इनरोल हुए हैं और इस तरह के हमने मज़ीद स्कूल भी बनाने हैं कि इनकी कम्युनिटीज़ जहाँ जहाँ रहती हैं हम इनके घरों के करीब स्कूल बनाएंगे ताकि ये इजीली वहाँ पे आ सकें। बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी हम इनको बहुत लंबा अरसा इंगेज नहीं करेंगे, विद इन ए ईयर हम इनको पढ़ना लिखना सिखाएँगे और उसके बाद जो इनको ख़ास तौर पे ये लोग IT से रिलेटेड एक्टिविटीज़, ऑनलाइन बिजनेसेस और सोशल मीडिया और इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड हैं, ड्राइविंग है, कुकिंग है, ताकि ये बाइज़्ज़त रोज़ी कमा सकें। सही है, बिल्कुल ये था हमारा इसके पीछे पूरा आइडिया। अच्छा, अब ये स्कूल, ये लर्निंग इंस्टीट्यूट तो सिर्फ इनके लिए है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी जो आम लर्निंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहीं पर बाकी स्टूडेंट्स के साथ इनको पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, ताकि इनकी उस कम्युनिटी के साथ जो कि इनके लिए एक तरह से ऐसी कम्युनिटी है जो कि आइसोलेशन में ही बड़े हो जाते हैं, आइसोलेशन में ही पल जाते हैं, तो ना उनको इनके बारे में ज़्यादा जानकारी होती है ना इनको उनके बारे में ज़्यादा मालूमात होती हैं, तो क्या आपस में इनकी इंटरेक्शन ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाती, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते, ज़्यादा अकोमोडेट कर लेते अगर इकट्ठा इंस्टीट्यूट कोई हो तो? जी, इसके बेसिकली तो आइडिया तो इंक्लूजन का है कि इंक्लूसिव एजुकेशन हम इसको कहते हैं। इंक्लूसिव का मतलब ये है कि रूटीन की, और 2-3 सोशल बड़े इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं। एक सोशल एक्सेप्टेंस का मसला है, दूसरा एज रिलेटेड फैक्टर भी है, क्योंकि आपको पता है कि जब तक ये बच्चे होते हैं यंग होने तक 14-15 ईयर एज तक इनकी आइडेंटिटी के बारे में ये खुद भी इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होते। इसमें 2-3 मुख्तलिफ इनके बायोलॉजिकल रीजंस हैं, तो ये एज में बड़े हैं। और दूसरा ये कि एक्सेप्टेंस आहिस्ता आहिस्ता आती है, हम सोशल मोबिलाइजेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और ये इस स्कूल को गवर्नमेंट की बिल्डिंग के अंदर बनाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि इंक्लूजन आए और सोशल एक्सेप्टेंस आए, पेरेंट्स के लिए एक्सेप्टेंस आए। हम पेरेंट्स के लिए भी एक एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं कि अल्लाह ना करे किसी के घर में अगर इस तरह का कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको किस तरह आपने हैंडल करना है और उसको उसी तरह एक्सेप्ट करना है जिस तरह के दूसरे बच्चों को आप एक्सेप्ट करते हैं। और ज़ाहिर है चेंज आहिस्ता आहिस्ता आती है। एक स्टार्ट हमने लिया है और आइडिया इसके पीछे इंक्लूजन ही है। आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि इस तरह आइसोलेशन में तो फिर एक स्ट्रीम, आइसोलेटेड स्ट्रीम, अभी एट दिस स्टेज एज का भी इशू है, क्योंकि जो छोटी एज के बच्चे हैं जो कि 5 to 9 एज ग्रुप है, प्राइमरी एज ग्रुप, उनके साथ एडल्ट्स को नहीं बिठाया जा सकता, तो इस वजह से भी इसको अभी हमने सेपरेट किया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको इंक्लूड करेंगे इन चीज़ों के साथ। ताहिरा साहब, ये बताइए कि ये जो इंस्टीट्यूट है उसमें पढ़ने के बाद इन ख्वाजा सराओं का आगे मुस्तकबिल क्या होगा? इनको क्या प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब्स मिलेंगी? कोई गवर्नमेंट से आपका कोई इस तरह का मुआहदा हुआ है?
आइडिया तो यही है कि इनको एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हमारा जोर ज़्यादा स्किल के ऊपर है ताकि ये स्किल्ड हो जाएं, अपने पाँव पे खुद खड़े हो जाएं, अपने स्मॉल बिजनेसेस शुरू करें। हम इनको माइक्रो लोन्स के साथ लिंकेजेस डेवलप करेंगे कि इनको लोन्स प्रोवाइड किए जाएं। अगर कोई स्किल हो जाता है तो इनको किट्स प्रोवाइड की जाएं कि वो अपना कोई बिज़नेस जाके, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है, कोई प्लम्बिंग का काम करता है, कोई और इलेक्ट्रिशियन के तौर पे काम करना चाहता है, तो उनके पास टूल्स किट होनी चाहिए ताकि वो अपना बिज़नेस खुद इस्टेब्लिश कर सकें। और प्रायोरिटी यह है कि वो अपने बिजनेसेस खुद इस्टेब्लिश करें। और जहाँ तक गवर्नमेंट या उसमें, तो वो उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की लॉज बन रहे हैं, लेजिस्लेशन हो रही है कि इनको उसी तरह इनका कोटा भी होना चाहिए और इनको भी वही अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए जहाँ पे कंपटीशन, जो भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम हैं वो। अभी हम लोगों की जो ये एजुकेशन प्लान है ये प्राइमरी लेवल तक है और इसको हम एक्सेलरेटेड लर्निंग मॉडल जिसको हम कहते हैं कि प्राइमरी हम जल्दी इसको विद इन, वैसे तो एक्सेलरेटेड लर्निंग मॉडल 32 मंथ्स का है, लेकिन हम उससे भी, क्योंकि ये एडल्ट हैं, इनकी लर्निंग कैपेसिटीज़ ज़्यादा बेहतर होती हैं, तो हम चाहते हैं कि विद इन ए ईयर इनको बेसिक लिखना, पढ़ना और हिसाब किताब करना आ जाए। और उसके बाद हमने ये प्लान किया है कि इनको इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ लिंकेजेस डेवलप किए जाएँ। अच्छा। अगर कोई फर्दर अपनी डिग्रीज या पढ़ना चाहता है तो उसके लिए सही है। तो इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो किस किस्म की सपोर्ट कर रही है आपको एज ऑफ नाउ? बेसिकली नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ही एक ऑटोनोमस बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डेफिनेटली हमें बहुत सपोर्ट कर रही है और फंडिंग हमारी अभी तक कोई नॉन गवर्नमेंट सेक्टर या उससे नहीं है। तो अभी NEF नेशनल एजुकेशन अपने रिसोर्सेज से ये स्कूल 3 जो है वो इस्टेब्लिश कर रही है, लेकिन हमारे जो फेडरल सेक्रेटरी हैं वसीम अजमल साहब, वो बिल्कुल ऑन पेज हैं और उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है कि वो फुली सपोर्ट करेंगे इस इनिशिएटिव के लिए, फाइनेंशियली भी और अदरवाइज भी। सही है। तो उनकी सपोर्ट के बगैर तो हम लोग आगे चल नहीं सकते। तो अभी एट दिस स्टेज NEF इसको फंड कर रहा है, लेकिन आगे हम लोगों का प्लान ये है कि गवर्नमेंट इसको प्रॉपर एक स्कीम जो है इंट्रोड्यूस कराई गई है, उसके लिए फंडिंग करेगी। बहुत शुक्रिया जी। ताहिरा शकील साहब हमारे साथ मौजूद थी। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। 14 अगस्त के दिन एक बड़ी खूबसूरत वीडियो रिलीज़ हुई। कौमी तराने की एक तरीके से एक नई रेंडिशन थी। बड़ा खूबसूरत एक तरह से पाकिस्तान का कौमी तराना, जिसको कि मुख्तलिफ आर्टिस्ट्स ने, और आर्टिस्ट क्या थे बेसिकली, ये एक काविश थी यूरोपीय यूनियन एम्बेसी जो है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में जो इनका मिशन है, उनकी एम्बेसडर की तरफ से एक काविश थी जिसमें कि पाकिस्तान के जितने सूबे हैं वहाँ से एक आर्टिस्ट और फिर इस्लामाबाद बीइंग द फेडरल कैपिटल टेरिटरी, यहाँ से एक आर्टिस्ट, और इनका सबका एक हसीन इम्तिजाज जिन्होंने कि प्ले किया पाकिस्तान का कौमी तराना। 6 ये आर्टिस्ट हो गए और इसमें आपने ट्रम्पेट बजाते हुए देखा डॉक्टर रीना कियोनका को, जो कि यूरोपियन यूनियन की सफीर हैं। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. How are you doing? This was wonderful. Great. Happy Independence Amazing. Day. Thank you very much. And thank you for creating this beautiful video. Where did the idea come from? Well, the idea came from within the delegation, our communications team, SNEP communications Right, team. very effective communication team, I must absolutely. say. We also have one of the musicians from the video, so Sarmad Ghafoor is also joining us. Assalamu alaikum. किया था ये music? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी। Thank you Sarmad for joining us. आपने कंपोजिशन भी की थी और आप कीबोर्ड पे भी थे, is that correct? जी जी जी, कंपोजिशन तो ऑफ कोर्स ओरिजिनल है, दिस इज लाइक अ न्यू रेंडिशन ऑफ इट। तो बिल्कुल जी, कीबोर्ड पे भी मैं हूँ, बाकी प्रोडक्शन भी सारी मैंने की है जी। अच्छा, अब जब आप कौमी तराने जैसी एक रिस्पेक्टेड धुन को रिक्रिएट कर रहे होते हैं तो उसका प्रेशर क्या होता है? उसके जी बहुत प्रेशर होता है ऑफ कोर्स, हर एक के बड़े सेंटिमेंट्स अटैच्ड होते हैं उससे, एंड इट कैन गो साउथ एनी टाइम। तो बड़ा एक चैलेंजिंग काम होता है, बट अगर आप एक फीलिंग को चेस कर रहे हैं, एक मूड को चेस कर रहे हैं और आप वो फील करने लग जाएं, तो आई थिंक इवेंचुअली ठीक ही निकल आता है रिजल्ट। ठीक है, जबरदस्त रिजल्ट था। We were asking him that when you're creating something of
on a national level, especially for a national day. Recreating it. Basically, and there are sentiments attached with it. So are you under pressure? So were you or your team under pressure that let's hope this thing comes out really nice, let's hope people, appreciate the effort? Were there any kinds of pressures? Of course there were. Of course there were. We didn't want to touch upon the sanctity of the national anthem. This is why this is a new version, as my colleague said. There are a lot of pressures when you're working, especially under a deadline, because the 14th was coming and so forth. But for me, also as a serious amateur musician, it was just wild to be able to play with these top professionals, the musicians, the producers, the filmmakers. It was a real thrill. Okay, so can you tell us about your interest in music and playing this like trumpet or other instruments? I've been playing since I was a child, actually. Oh, wow. So I've been playing all through school, university, and in earlier postings, diplomatic postings, I've also played with national bands and so forth. So it's part of who I am, but it's also a way to reach out, show respect to the country, to the people. And that was what this was all about. So you use music to create stronger ties between nations. Absolutely. Music doesn't need translation. It goes right to the heart. Of course. Exactly. And this is what we can see in the video. Yeah. But coming towards the mission here in Islamabad, when we talk about music, so you have given a demonstration with this video that how good you feel being in Pakistan, how good you feel celebrating 14th August. So how are you working towards creating better ties through cultural exchange or through musical exchange between European Union and Pakistan? Well, we work on these musical things also, but we do quite a bit on culture. We have a European Film Festival, and we've sponsored theater productions and so forth. And that's all about bringing people together, because at the basis of any relationship, international relationship, it's always people to people. It's people who are making decisions, who are pushing policy, who are deciding something or not. And so if you can nurture a strong relationship with people, especially with ordinary people who may not know so much about the European Union, our mission is also to bring the European Union to their awareness. Okay, so for people who don't know what European Union is doing, you'll have to tell them a bit. But first, let's go to Samad also. Sarmad, ये बताइएगा कि आप इस प्रोजेक्ट के साथ अटैच कैसे हुए? जी, बेसिकली मुझे अप्रोच किया गया था यूरोपियन यूनियन की तरफ से, और इनके क्रिएटिव हेड फसील जग्गा उन्होंने अप्रोच किया था. तो उनका आइडिया था कि किस तरह इसको लेके जाना है आगे, और फिर मुझे पैरामीटर्स एक डिफाइन कर दिए गए थे, एंड उसके इर्द गिर्द मुझे खेलना, और बहुत मुझे मज़ा आया कि बड़े टॉप हमारे म्यूजिशियंस हैं, इंक्लूडिंग हमारी जो एम्बेसडर हैं EU की, उन्होंने कमाल बजाया इसमें. बाकी हमारे म्यूजिशियंस ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी. तो बस इस तरह आया था कुछ. So, as a composer, are you satisfied with the trumpet that she played? Absolutely, जी. She's an amazing trumpeter. बहुत ही अच्छा बजाती है. अच्छा, और ये बताएं कि how did you both, like the European Union and of course you as the composer of this entire project, how did you guys select the musicians? Because in Pakistan there are hundreds and thousands of musicians and they are really good. इनके साथ आपने पहले काम किया था या पहले की कोई टीम थी, या सब के साथ पहली मर्तबा तजुर्बा था काम करने का? नहीं जी, मैंने मेजॉरिटी के साथ पहले किया हुआ है काम, एक्सेप्ट फॉर मे बी 1 or 2. आइडिया था कि टू मेक इट अ मिक्स ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल, और बोथ म्यूजिकली एंड टोनली. तो अगर आप कंपोजिशनली भी देखें तो उसकी जो रिदमिक अप्रोच है वो जरा डिफरेंट है फ्रॉम योर जो आपका है ट्रेडिशनल हमारा एल्बम है, उससे जरा सा फर्क है. तो वो म्यूजिकली भी उसमें फर्क है, एंड ऑफ कोर्स वो इंस्ट्रूमेंट्स भी हमें ब्लेंड चाहिए थे, एक मॉडर्न और ट्रेडिशनल उसका. तो उस हिसाब से फिर काफी म्यूजिशियन की एक लिस्ट थी, और उसके थ्रू हमने एक शॉर्ट लिस्ट करके जो है ये म्यूजिशियंस हम चूज किया हमने. Okay. So, Dr. Reena, coming back to you again. What is the European Union doing in Pakistan for strengthening the ties?
Well, we've been at it for over 60 years, you know, diplomatic relations, and we cover the waterfront in terms of policy. So we talk about politics, security, human rights, rule of law, also trade. GSP Plus, a lot of people know this term. Certainly development cooperation in different parts of Pakistan. But we also talk about issues like climate change. We work together with the government of Pakistan on environment issues and energy, counterterrorism, migration, culture, you name it. We're involved in all of those sectors, actually. So how much trade is going on between the European Union and Pakistan? Well, about 1/3, close to 1/3 of all exports from Pakistan go to the European Union. Okay. It's huge. It's huge, but it should be much bigger. Actually, we'd like to grow it. So if anyone wants to go in that direction, do you provide some sort of facilitation or counseling or some sort of... Yeah, we have seminars. We have we provide information on how to access the market, that sort of thing. Okay, perfect. Right. And anything specific to students, because there are so many students who want to go abroad for education. Oh yes. We focus a lot on the youth because there are so many of them in this country. 64% under the age of 30. It's a bit too much, and it's good. Well, no, but you know, we work on. It could be a country's strength if that is the number of your youth population. If utilized properly. Yes. Well, this is part of this performance also was intended to appeal to the youth. But what we do is a lot of training in terms of technical vocational education. I'm setting up programs so that the kids can get those qualifications that will help them get a better job. We also focus on entrepreneurship, helping those who want to do a startup, for instance, but also education in a traditional higher education sense. So Pakistan is, for the second year in a row, won the largest number of scholarships. Erasmus Plus scholarships. We're extremely proud of that, and you should be too. So what do these Pakistani students have in them that they get this large number of Well, they're excellent. They are excellent. They are skilled. They are excellent. Their applications are tremendously good. Coming towards your experience in Pakistan, you have been here for a while, and all the ambassadors, all the diplomats that we were interviewing during COVID, those 2.5 years or that disruption in the world, all of them have gone back to their home countries and to the next assignments, and all of them used to complain while going back that we haven't seen much of Pakistan because we were in the lockdown. So you have gotten some chance after COVID now that you can freely travel. So how has your time been? No, I've tried to make use of this very first year to travel as much as possible to see what the European Union is doing, what our projects are here and there, meet people. Because one of my previous colleagues here used to say that diplomacy is a contact sport. No, it was actually Christian Turner. Okay, Turner. And what that means is that you have to get out and meet people, be in contact with people, get out of Islamabad. So that's the kind of my motto. Get out of Islamabad. Focus also on the federal level, but and this is a very strongly federated country. You have to get out into the provinces to be able to speak to people. See how other parts of Islamabad or Pakistan are living, and that's the aim. So I think I've been most places, but I have a few places on my list. On your bucket list? Yeah. Okay. Great. Thank you, Dr. Reena. And we hope that you continue with such amazing projects and keep coming up with such videos. And so that we can get more and more content to talk about on the program and share interesting stuff with people. Thank you. बहुत शुक्रिया सरमद, आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।